दिन लुकस स्टूडेंट काउंसिल रूम जाता है और थियोड से कहता है कि वो ग्रेग की क्लास के स्टूडेंट से ड्यूल चाहता है। लुकस साफ कर देता है कि अगर वो जीतते हैं तो माफी मांगी जाएगी और अगर हारते हैं तो वो अपना एस रैंक बोनस दे देंगे। थियोड आराम से जवाब देता है कि कोई सबूत नहीं है कि ग्रेग की क्लास ही दोषी है। वो लुकस से ये भी पूछता है कि क्या वो पेंडेंट की बात कर रहा है जब एस रैंक बोनस कह रहा है। थियोड पेंडेंट जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि ये बेकार है। फिर वो सुझाव देता है कि अगर उन्हें सच में ड्यूल चाहिए तो कुछ ज्यादा कीमती दांव पर लगाया जाए। काई लगभग पागल हो जाता है पेंडेंट को जमीन पर देखकर, लेकिन लुकस उसे शांत करता है और थियोड से पूछता है कि वो क्या दांव पर रखना चाहता है। थियोड बिना देर किए कहता है कि वो अपनी एलन टावर क्वालिफिकेशन छोड़ दें। वो बताता है कि जो साइड हारेगी उसे एलन टावर में एंट्री नहीं मिलेगी। लुकस तुरंत इस पर सहमत हो जाता है। डील तय होने के बाद ड्यूल 2 दिन बाद तय किया जाता है और ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। जो फ्रेशमैन मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से नाखुश थे वो ग्रेग की क्लास को सपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्रेग भी शार्प और कॉलिंस पर हमला करने वाले तीनों की तारीफ करता है। इस दौरान सीक चुप रहता है, लेकिन वो कॉम्बैट ट्रेनिंग और भी ज्यादा तेज कर देता है। ड्यूल वाले दिन स्टूडेंट्स पहले से ही एरेना में मौजूद होते हैं और उम्मीद के मुताबिक ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेग की क्लास को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लिया हमेशा की तरह अपना मुंह खोलती है और लुकस से कहती है कि बहुत लोग देख रहे हैं और वो चाहे तो अब भी पीछे हट सकते हैं, इससे पहले कि एरिना में उनकी बेइज्जती हो। लुकस बस इतना कहता है कि उन्हें अंदाजा नहीं है मैच किस तरफ जाएगा। फिर रेफरी दोनों साइड्स को तैयार होने को कहता है। काई सबसे पहले मार्शल आर्ट्स क्लास की तरफ से एरिना में उतरता है और उसका सामना आंद्रे से होता है। मैच शुरू होते ही काई पहला मूव करता है। वो आंद्रे की तरफ सीधे दौड़ पड़ता है और आंद्रे आइस अटैक सेट करता है, लेकिन काई सब कुछ डिफ्लेक्ट कर देता है। आंद्रे ये देखकर हैरान रह जाता है और काई उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने पूरी ताकत लगाई। काई को पता नहीं होता कि आंद्रे पहले ही उसके लिए ट्रैप बिछा चुका है और वो इस बात पर भरोसा कर रहा है कि काई एक बेवकूफ है। काई को कुछ समझ आए उससे पहले ही वो खुद को जायंट आइस स्पाइक्स के बीच फंसा पाता है। आंद्रे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर आंद्रे आइस स्पाइक्स को सिकोड़ देता है जो काई के शरीर में घुस जाती है और वो खून बहाने लगता है। आंद्रे घमंड में कहता है कि यही होता है मैच को उकसाने का नतीजा। काई आइस स्पाइक्स पर लटका रहता है कि क्या वो सरेंडर करने को तैयार है। बाहर लेया हंसते हुए काई को कचरा कहती है। वो लुकस से भी कहती है कि अगर वो जल्दी हार मान ले तो वो उसकी जान बख्श देगी, लेकिन लुकस उसे डरावनी नजर से घूरता है और पूछता है कि वो कब तक बकवास करती रहेगी। एरिना के अंदर आंद्रे पूरी तरह काई के पास आ चुका होता है। तभी वो देखता है कि काई के हाथ में लावा है जो उसने माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट से लिया था। लेया भी ये देख लेती है और आंद्रे को भागने के लिए चिल्लाती है। आंद्रे को समझ आने से पहले ही लावे में जोरदार धमाका होता है। हालांकि आंद्रे पीछे की तरफ कूद जाता है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन वो हिल जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि काई कितना पागल है जो इतने पास से लावा स्लाइम जेली को ब्लास्ट कर देता है जबकि वो खुद भी खतरे में होता है। आंद्रे अभी यही सोच रहा होता है कि तभी काई उसके पीछे आ जाता है और अपने चाकू से उसकी बगल काट देता है। दर्द से कराहते हुए आंद्रे पीछे हटता है, लेकिन दर्शकों की नजर पूरी तरह काई पर होती है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह झुलस चुके होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि काई इतना पागल है कि उसने आइस जेल से निकलने के लिए अपने ही पैर उड़ा दिए। असल में काई लुकस की सलाह फॉलो कर रहा था कि उसे एक मार्शल आर्टिस्ट ने घायल किया। फिर भी वो मानता है कि काई अब नहीं बच पाएगा क्योंकि उसके पैर पहले ही जल चुके हैं। आंद्रे एक और लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन काई एक और लावा स्लाइम जेली से बीच में ही उसे रोक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। काई इसी मौके का फायदा उठाता है और आंद्रे के पास पहुंच जाता है। उस वक्त वो एक पागल इंसान जैसा लग रहा होता है। जैसे ही वो आंद्रे पर झपटता है, आंद्रे को बस एक डरावना पागल अपनी तरफ आता दिखता है। वो डर के मारे चिल्लाता है और जल्दी से एक आइस बैरियर छोड़ता है, लेकिन काई उसे पंच मारकर तोड़ देता है। जैसे ही वो आंद्रे के पास पहुंचता है, काई मुस्कुराता है और कहता है कि उसे आइस यूजर्स से नफरत है क्योंकि वो आखिर में हमेशा फिसल ही जाते हैं। आंद्रे बच्चे की तरह चीखने लगता है। काई से कहता है कि उसके पास मत आना, लेकिन काई जोरदार हेडबट मारता है जिससे आंद्रे का चश्मा चकनाचूर हो जाता है और उसी के साथ उसे नॉकआउट कर देता है। आंद्रे एरिना में उड़ता हुआ जाता है और सीधा दीवार से टकराता है। आंद्रे को यकीन नहीं होता कि काई ने सच में उसका आइस शील्ड सिर्फ ब्रूट फोर्स से तोड़ दिया। उसी वक्त आंद्रे को ये बात और ज्यादा शॉक देती है कि वो एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट से हार रहा है। इसके साथ ही काई विजेता बनकर सामने आता है। काई वापस लुकस के पास जाता है अपने बारे में डींगे मारते हुए। तभी लुकस उसकी तरफ एक रिकवरी पोशन फेंकता है और काई कहता है कि वो दिन की शुरुआत से ही वीक कंडीशन में है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। उसे नहीं पता होता कि वो ऑप्टिमल लेवल पर काम कर रहा है।
क्योंकि लुकस ने चुपके से उसके सुबह के नाश्ते में एक होममेड एबिलिटी एनहांसमेंट ड्रग मिला दी थी। अब जब काई अपनी फाइट जीत चुका है तो अगली स्टेज पर तिशी आती है और उसका मुकाबला लेया से होने वाला होता है। काई थोड़ा टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि क्या तिशी ठीक रहेगी। लुकस उसे भरोसा दिलाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तिशी है सब ठीक ही रहेगा। एरिना में लेया मानती है कि आंद्रे हारा क्योंकि उसने काई के खिलाफ होल्ड बैक किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रॉय फैमिली से है। ये बात तिशी को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई भी काई की स्किल को मानने को तैयार नहीं है। तिशी यही सोच रही होती है कि तभी लेया उस पर अचानक अटैक कर देती है। तिशी किसी तरह अटैक से बच जाती है, लेकिन उसे साफ पता होता है कि अगर वो हिट लग जाती तो वो बुरी तरह चिथड़े चिथड़े हो जाती। लेया फिर बोलना शुरू करती है कि मार्शल आर्टिस्ट मोरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, लेकिन वो तिशी को बताती है कि मैचेस को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। लेया एक और अटैक वेव छोड़ती है, लेकिन इस बार तिशी पूरी तरह तैयार होती है। वो लेया के सारे अटैक्स आसानी से तोड़ देती है और पूरी स्पीड में उसके पास पहुंच जाती है। तिशी लेया के चेहरे पर एक जोरदार वार करती है, जिससे लेया पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि तिशी इतनी तेज है, जबकि वो अभी सिर्फ लेवल 1 है। लेया को समझ आने से पहले ही तिशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे प्रिंसिपल सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। तिशी उसका हाथ मरोड़ते हुए कहती है कि मार्शल आर्ट्स इंसानी जान की कदर करता है, ना कि ट्रैश मैजिक की तरह। लेया कुछ समझ पाती उससे पहले ही तिशी उसके शरीर पर कई तेज वार कर देती है और हर वार सीधे मेरिडियंस पर होता है। जब तिशी रुकती है तो पूरा एरिना सन्न रह जाता है, बेहोश हो जाती है और दूसरी जीत भी मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम जाती है। बाद में पता चलता है कि लेया के पास पॉइजन नीडल्स भी थीं, लेकिन तिशी ने उसे यूज करने का मौका ही नहीं दिया। असल में थियोड ने इसकी परमिशन दी थी। जब मीना को ये पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन थियोड इसे हल्के में लेता है और कहता है कि कुछ गलत हुआ ही नहीं। पूरा एरिना पहले से ही अफरा तफरी में होता है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल आर्टिस्ट इतना डोमिनेट करेंगे। यहाँ तक कि तीसरा स्टूडेंट जो लुकस से लड़ने वाला होता है वो भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब तक बेइज्जती उसी साइड की हो रही होती है। फिर भी उसे लगता है कि उसके पास एक चांस है, क्योंकि उसे एक खतरनाक टेक्निक आती है। कुछ ही देर बाद तीसरा मैच शुरू होता है और लुकस का विरोधी तेज रफ्तार में उसकी तरफ दौड़ता है। लगता है वो फिजिकल टेक्निक में ट्रेंड है, इसीलिए उसे लगता है कि उसके पास चांस है। असल में उसे पूरा भरोसा होता है कि लुकस उसकी स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऋषि नोटिस करती है कि लुकस हिल नहीं रहा, जिसका मतलब है कि वो अंधाधुंध अटैक करने के बजाय डिफेंस पर फोकस कर रहा है। हालांकि लुकस अपनी असली ताकत दिखाने वाला नहीं है, फिर भी वो देखना चाहता है कि सामने वाला बंदा क्या कर सकता है। लुकस अचानक उसके सामने प्रकट होता है और सीधा उसके सिर की तरफ पंच मारता है। लुकस जानबूझकर पंच मिस करता है, जिससे उसका विरोधी पीछे की तरफ कूद जाता है। वो बंदा दूरी में अपना चाकू फेंक देता है। तभी उसे महसूस होता है कि लुकस के शरीर से एक डरावनी ऑरा निकल रही है। फिर भी उस बंदे के पास पहले से एक प्लान होता है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिव करता है और पहले फेंके गए चाकू को वापस बुला लेता है। जैसे ही चाकू लौटता है वो लुकस की गर्दन काट देता है, लेकिन लुकस जरा भी नहीं हिलता। वो बंदा घमंड से कहता है कि उसकी बोन क्रशिंग टेक्निक कोई झेल नहीं सकता। वो फिर से लुकस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि लुकस हिल नहीं रहा, और वो डींग मारता है कि वो उसकी हर हड्डी तोड़ देगा, कि वो बिना चोट के नहीं जाएगा। वो बंदा हैरान रह जाता है कि उसकी टेक्निक काम नहीं आई और लुकस अब भी मूव कर सकता है। इधर काई को चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि लुकस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और कुछ गड़बड़ है। चाकू घुसाने वाला होता है। लुकस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बहुत हो गया और अब उसकी बारी है। लुकस एक पैर से जमीन पर जोरदार वार करता है, जिससे धूल का एक बड़ा गुबार उड़ जाता है। वो बंदा डर जाता है जब वो देखता है कि लुकस सिर्फ एक पैर से इतनी ताकत निकाल सकता है। अब वो लुकस की रेंज में होता है और धूल की वजह से बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। लुकस उसे बताता है कि अब उसे किसी के देखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो बंदा अब भी सोचता है कि उसके पास चांस है, लेकिन लुकस उसे जमीन पर पटक देता है और उसी के चाकू से उसके हाथ में वार कर देता है। वो दर्द से चीख पड़ता है और लुकस उससे पूछता है कि अब कैसा लग रहा है, जब उसी हथियार से उसे मारा जा रहा है जो उसने कॉलिंस और शार्प पर यूज किया था। लुकस उसे खिलौने की तरह इधर उधर पीटता रहता है। तभी उस बंदे को एहसास होता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब है कि लुकस के पिछले अटैक ने उसकी मैजिकल मेरिडियंस काट दी हैं। ये समझते ही कि वो मरते मरते बचेगा नहीं, वो बंदा अपनी जान की भीख मांगने लगता है और लुकस से रुकने को कहता है। इसी वक्त धूल छट जाती है और लुकस को उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन ग्लेग को यकीन नहीं होता कि वो बंदा हार मान रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब भी लुकस को हरा सकता है। सीक को ग्लेग से निराशा होती है, क्योंकि वो अपने ही स्टूडेंट की चोटें तक नहीं देख पा रहा। फिर भी सीक को चिंता होती है कि ये सब डिपार्टमेंट के लिए मुसीबत बन सकता है। लुकस के जीतते ही
मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट तीनों मैच जीत जाता है और स्टूडेंट्स जश्न मनाने लगते हैं। लुकस अपने दोस्तों की तरफ लौट रहा होता है, तभी वो बंदा पीछे से उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन लुकस उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है और अगले ही पल उसके पीछे प्रकट होता है। लुकस उसकी गर्दन पर एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, उस बंदे को लगता है कि कुछ उसके शरीर से निकल रहा है। वो बंदा जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। सोचता हुआ कि लुकस ने उसके साथ क्या किया, लुकस उसके ऊपर खड़ा होकर पूछता है कि क्या उसे नहीं पता था कि उसी टेक्निक से काउंटर अटैक भी हो सकता है। जब आयोवा ये सब देखती है तो वो डर के मारे जम जाती है और जूलिया ये नोटिस कर लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या बात है। असल में आयोवा पहचान जाती है कि लुकस ने जो टेक्निक यूज की है वो मेरिडियन सेवरेंस टेक्निक है, जो प्राचीन ग्रंथों की एक एडवांस टेक्निक है। पता चलता है कि पिछले 100 सालों में एम्पायर का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इसे यूज नहीं कर पाया। ये सोचकर आयोवा और भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर लुकस है कौन। मैच के बाद मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और आखिरकार उन्हें डींग मारने का हक मिल जाता है। वो मैजेस को कायर कहते हैं, जो सिर्फ सरप्राइज अटैक्स पर निर्भर रहते हैं। अब स्टूडेंट्स को भरोसा हो जाता है कि वो मैजेस को ड्यूल में चुनौती दे सकते हैं। तभी सीख आता है और स्टूडेंट से कहता है कि वो खुद को ज्यादा समझने लगे हैं, क्योंकि उसने हमेशा कहा है कि घमंडी मत बनो। एक स्टूडेंट बहस करता है कि उन्होंने टेमिंग टूर्नामेंट भी जीता था। सीख जवाब देता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मैजिकल बिस्ट्स लगातार अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। सीख कहता है कि ये सब किस्मत थी। हालांकि वो मानता है कि ड्यूल स्किल से जीता गया, लेकिन वो ये भी कहता है कि सिर्फ वही लोग टैलेंटेड हैं जिन्होंने ड्यूल में हिस्सा लिया। फिर वो ग्रुप से पूछता है कि क्या वो पूरी जिंदगी मजबूत लोगों पर निर्भर रहना चाहते हैं। सीख उनसे पूछता है कि क्या वो कॉलिंस और शार्प की तरह कमजोर रहना चाहते हैं। वो उन्हें बताता है कि अगर वो ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो वो कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। चलते हुए सिगुल्ड उनसे कहता है कि अगर यही तरीका है जिंदगी जीने का तो अभी ही छोड़ देना बेहतर है। सिगरेट के शब्द स्टूडेंट्स के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं और सब ये कसम खाते हैं कि वो खुद को मजबूत बनाएंगे और खुद को साबित करेंगे। लुकास इससे बहस नहीं कर पाता क्योंकि उसे भी पता है कि टीचर सही है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन बिना ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद सीगुल लिंडा से टकराता है। लिंडा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो अब एक सही होमरूम टीचर की तरह बर्ताव करने लगा है। सीगोल कहता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि बच्चे उसकी तरह ना बन जाए। मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न में फट चुके हैं, जो प्राचीन प्रतिबंधित तकनीक मेरिडियन क्रशर जैसी है। वो लड़का इन्फर्मरी में दर्द से तड़प रहा होता है क्योंकि उसने मैजिक तक की पूरी पहुंच खो दी है। कुछ ही देर में उस लड़के का पिता स्कूल पहुंच जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि उसका बेटा अब कभी मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। वो मांग करता है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और मार्शल आर्ट्स क्लास पूरी तरह डिसबैंड कर दी जाए। तभी सीगल कमरे में घुसता है और उस आदमी से कहता है कि वो सजा मांगने में बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्यूल के दौरान लिया और उसके गुंडों ने जो मैजिक यूज की थी वो बिल्कुल वही है जो शार्प और कॉलिंस पर यूज की गई थी। सिगुल्ड कहता है कि इससे साफ हो जाता है कि लेया और उसके दोस्त ही असली दोषी हैं, जिन्होंने उसके स्टूडेंट्स को गंभीर रूप से घायल किया। फिर सीग हेडमास्टर से कहता है कि ग्रेग और उसके स्टूडेंट्स को सजा दी जाए, क्योंकि असली अपराधी वही लोग हैं। ग्रेग शॉप में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सीगल इतने अजीब वक्त पर यह मुद्दा उठा रहा है। ग्रेग बीच में टोकता है और सीगलेट से कहता है कि टॉपिक मत बदलो, क्योंकि अभी बात हो रही है कि उसके स्टूडेंट पर प्रतिबंधित तकनीक किसने यूज की। सीगल जवाब देता है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो सच में प्रतिबंधित तकनीक थी। सीगल से सहमत होता है क्योंकि उसे भी लगता है कि लुकस जैसा नाकाबिल इंसान जिसे देवताओं ने ठुकरा दिया था कभी भी ऐसी तकनीक कंट्रोल नहीं कर सकता। ग्रेग बहस करता है कि एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट ये तकनीक यूज कर सकता है और पीछे मुड़कर देखने पर ग्रेग कहता है कि एरिना में इकलौता एडवांस मार्शल आर्टिस्ट सिगुल्ड ही था। ये सुनते ही दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है और सिगुल्ड ग्रेग के पास आकर कहता है कि अगर वो सच में प्रतिबंधित तकनीक यूज कर सकता तो वो उसे कब का यूज कर चुका होता। इसके बाद हेडमास्टर सीग से पूछता है कि ब्रेक की अभी की हालत क्या है। सीग कहता है कि हो सकता है कि कर्मा ने उसे पकड़ लिया हो। असल में सिगुल्ड ने लुक्स से पूरी बात पूछी थी और लुकस ने साफ कहा कि उसने कोई प्रतिबंधित तकनीक यूज नहीं की। इसके बाद लुकस अपनी थ्योरी बताता है। लुक्स कहता है कि ब्रेक ने ब्लैक मार्केट असैसिन से लोगों को टॉर्चर करने की तकनीकें सीखने के लिए बहुत पैसा दिया था और इसी वजह से वो उन सर्कल्स में एक प्रॉब्लमेटिक नोबल चाइल्ड के नाम से जाना जाता था। लुकस कहता है कि अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा पावर हाउस डर गया होगा कि कहीं जानकारी लीक ना हो जाए, इसीलिए ड्यूल का फायदा उठाकर उन्होंने मूव किया। हेडमास्टर को ये थ्योरी कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन ब्रेक का पिता गुस्से में है क्योंकि उसे लग रहा है कि पूरा मामला अफवाह बनाकर दबा दिया जाएगा। ग्रेग भी कहता है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। सिगुल्ड मानता है,
लेकिन कहता है कि ये थ्योरी ज़्यादा भरोसेमंद है, बजाय इसके कि कोई बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट प्रतिबंधित तकनीक यूज़ करे। फिर भी सिगुर्ट कहता है कि ये मुमकिन है कि ऐसा कोई इंसान मौजूद था जो इस तकनीक को यूज़ कर सकता है। सीगल ग्रिग को चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसे इंसान की नाराज़गी मोल ली तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। सिगुर्ट याद दिलाता है कि मेरिडियन क्रशर एक खौफनाक तकनीक है जो पल भर में सबसे टैलेंटेड मैच को भी खत्म कर सकती है। कुछ समय बाद ओतानी लाइब्रेरी जाता है और एक खास सेक्शन की किताबें चेक करता है, और जैसा उसे शक था, वो देखता है कि प्रतिबंधित तकनीक वाली किताब हाल ही में यूज़ की गई थी। असल में लुकस ने जो हाथ की शेप यूज़ की थी वो बिल्कुल वही थी जो उस किताब में दिखाई गई है। इधर पहाड़ों में मौजूद हॉट स्प्रिंग्स में लुकस कॉलिंस और शार्क का इलाज कर रहा होता है। दोनों दर्द से चीखते हैं क्योंकि उनके शरीर में जो मसल फाइबर्स खत्म हो गए थे वो दोबारा उगने लगते हैं। लुकस जानता है कि उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन वो बस यही चाहता है कि वो थोड़ा और सह ले, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट भी मैजिस की तरह हीलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। कुछ दिन बाद होल और कैथरीन डेकटाउन पहुंचते हैं। होल उत्साह से कैथरीन से कहता है कि वो जल्द ही अपने बच्चों से मिलने वाले हैं, लेकिन पहले वो मिरांडा एस्टेट जाते हैं और कैथरीन गेट पर खड़ी होकर बहुत घबराई हुई लगती है। होल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। कैथरीन कहती है कि वो ठीक है, बस उसे अतीत की कुछ बातें याद आ गई। तभी कैथरीन का छोटा भाई साइन बाहर आता है और कैथरीन अपने भाई को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। 10 साल पहले बीस्टफोर्ड ट्राइब्स ने एम्पायर की सीमा पर बड़ा हमला किया था और वहां लगातार युद्ध छिड़े हुए थे। लोगों ने मिलकर बीस्टफोक आर्मी का सामना किया। 3 दिन और रात की लड़ाई के बाद दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। इसी युद्ध में यंग नाइट कमांडर होल्ड्रैन और मैच कैथरीन मिरांडा की मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने मौत का सामना साथ में किया था, इसलिए दोनों ने जिंदगी साथ बिताने की कसम खाई। लेकिन कैथरीन के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे और इसी वजह से रिश्ते टूट गए और कैथरीन का मिरांडा फैमिली से पूरा संपर्क कट गया। साइन हैरान होता है कि बच्चे पहली बार अकादमी में मिले। वो कैथरीन से कहता है कि उनके पिता ने जूलिया के बारे में बहुत सुना है और कहा जाता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। कैथरीन को हैरानी होती है कि उसके पिता ने जूलिया और लुकस को पहचान लिया। साइन फिर सुझाव देता है कि कैथरीन वापस आ जाए, क्योंकि उनके पिता हमेशा से उसे देखना चाहते थे। कैथरीन ये सुनकर खुश होती है, लेकिन साइन बताता है कि मिलने की इजाज़त सिर्फ उसे है। होल ये समझ जाता है और कैथरीन से कहता है कि वो आगे जाए, क्योंकि उसे फ्रंट लाइंस पर जाना है। कैथरीन बहस करना चाहती है, लेकिन होल कहता है कि वो बस खुश है कि उसकी पत्नी आखिरकार घर लौट पा रही है। वो उससे कहता है कि कैंपेन खत्म होने पर वो उसे लेने आएगा। साइन ये देखकर समझ जाता है कि होल सच में एक अच्छा पति है, क्योंकि उसने अपना घमंड निगल लिया और चुपचाप उससे मदद भी मांगी, सिर्फ इसलिए कि कैथरीन अपने पिता से सुलह कर सके। इसके बावजूद उनके पिता अब भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनकी बेटी एक मार्शल आर्टिस्ट से शादी कर चुकी थी। साइन कामना करता है कि काश कोई ऐसा आए जो समाज का मार्शल आर्टिस्ट के प्रति भेदभाव खत्म कर दे। वापस अकादमी में काई, लुकस और जूलिया हमेशा की तरह कैफेटेरिया जाते हैं। बाहर से आए असेसिन की अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है और जूलिया लुकस के साथ रह जाती है। लुकस जूलिया की नई हेयर पिन नोटिस करता है और जूलिया बताती है कि वो आयोवा ने दी है और कहा था कि ये मिरांडा फैमिली की तरफ से गिफ्ट है। लुकस ये सुनकर खुश होता है और ये भी समझ जाता है कि मिरांडा फैमिली जूलिया के करीब आना चाहती है, क्योंकि वो एक जीनियस मैज है। लुकस जूलिया से कहता है कि वो माँ के लिए आयोवा से अच्छे से पेश आए। तभी जूलिया कहती है कि उसे माँ को चिट्ठी लिखनी है और बताना है कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई है। वो यही कर रही होती है कि तभी मीना आ जाती है और उसे नई पोजीशन पर बधाई देती है। कहती है कि वो आगे चलकर स्कूल का स्तंभ बनेगी। आयोवा लिंडा के ऑफिस गई थी और जूलिया की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने पर शिकायत की थी। लिंडा ने शांति से समझाया था कि जूलिया हर पहलू में उससे आगे है, इसीलिए वो इस रोई के लिए ज्यादा सही है। लिंडा ने आयोवा से फैसला समझने को कहा, लेकिन लगता है कि आयोवा अब भी ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही कि वो फिर से जूलिया से हार गई। वो ठान लेती है कि वो साबित करेगी कि टीचर ने जूलिया को सिर्फ पसंद की वजह से चुना। कैफेटेरिया से निकलते वक्त जूलिया देखती है कि वो गुस्से में है और ठीक से खा भी नहीं रही। मीना जूलिया से पूछती है कि क्या वो आयोवा के करीब है, और जूलिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उसकी रूममेट है। जूलिया बताती है कि आयोवा की मेंटल मैजिक कमाल की है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा था। मीना मानती है कि मेंटल मैजिक रेयर है, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले वो एक म्यूट मैजिक सर्कल एक्टिव करती है ताकि कोई और उनकी बात ना सुन सके। मीना फिर कहती है कि मेंटल मैजिक यूजर्स जब स्मार्ट होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हैंडल करना हमेशा मुश्किल होता है। फिर मीना अपनी विंड मैजिक की बात करके बात में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लुकस उसकी नीयत समझ जाता है और उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। मीना तुरंत समझ जाती है कि लुकस अलर्ट है, लेकिन उसे लगता है कि जब तक जूलिया उसे पसंद करती है वो अपना काम निकाल सकती है। मीना मान लेती है कि लुकस काफी परसेप्टिव है
और कहती है कि वो सीधे बात करेगी। वो दोनों से पूछती है कि क्या उन्हें स्कूल के पीछे मौजूद मैजिकल बिस्ट माउंटेन रेंज के बारे में पता है। वो बताती है कि जंगल में एक तरह की इकोलॉजिकल अनोमली हो रही है और यहाँ तक कि जो मैजिक क्रेस्ट लेपर्ड के बच्चे हर जगह दिखते थे वो पूरी तरह गायब हो चुके हैं। असल में 3 दिन पहले एम्पायर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक हाई लेवल मैजिकल बीस्ट का स्लेयर ढूंढ निकाला। ये सुनते ही जूलिया डर के मारे रिएक्ट कर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उन्होंने उरू का ठिकाना तो नहीं ढूंढ लिया। लेकिन लुकस खासकर मीना का ध्यान भटका देता है और सिचुएशन कंट्रोल में ले लेता है। फिर लुकस मीना से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो लोग जंगल में एक फील्ड मिशन करें। लुकस ये भी पूछता है कि मिशन कितना मुश्किल है और जब मीना समझती है कि लुकस इसे सीरियसली नहीं ले रहा तो वो बताती है कि सक्सेस होने पर उन्हें 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनते ही लुकस तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि वो और जूलिया इसे हैंडल कर सकते हैं। उधर मिरांडा एस्टेट में कैथरीन अपने भाई और पिता एसओए के साथ डिनर कर रही होती है। साइन को यकीन नहीं होता कि उनके पिता कैथरीन को गेस्ट रूम में ठहरा रहे हैं जबकि उसका कमरा पहले ही साफ किया जा चुका है। ये साफ दिखाता है कि बूढ़ा आदमी कितना जिद्दी है। इसके अलावा कैथरीन ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया जिससे पूरा माहौल अंत्येष्टि जैसा लग रहा होता है। तभी एसओए कैथरीन से बात करता है और कहता है कि उसने जूलिया की जबरदस्त काबिलियत के बारे में सुना है। इसी वजह से एसओए कहता है कि वो जूलिया को अपनी पोती मानने को तैयार है। कैथरीन अपने पिता को धन्यवाद देती है। फिर कैथरीन कहती है कि लुकस भी एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन एसओए जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मिरांडा फैमिली सिर्फ उन्हीं को मानती है जिनमें होली आर्ट मैच बनने की काबिलियत हो। ये सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि उसके पिता मार्शल आर्टिस्ट के बारे में कभी राय नहीं बदलेंगे। तभी एक अटेंडेंट कमरे में आता है और बताता है कि मैजिकल बिस्ट माउंटेन रेंज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने नई जानकारी भेजी है। साइन और कैथरीन दोनों शॉक में आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि माउंटेन रेंज में जांच चल रही है। एसओए चिट्ठी पढ़ता है और टीम उसे बताती है कि डेन के नीचे एक नया एरिया मिला है लेकिन उसका डेंजर लेवल अभी अननोन है। साइन और कैथरीन तुरंत खड़े हो जाते हैं और पिता से पूछते हैं कि कहीं स्कूल के पास कुछ हुआ तो नहीं क्योंकि स्कूल माउंटेन रेंज के काफी पास है। उनके पिता उन्हें शांत करता है और याद दिलाता है कि स्कूल में टीचर्स हैं और उसके सबऑर्डिनेट्स भी वही हैं, इसलिए जब तक बच्चे शांति से स्कूल में रहते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। एसओए कमरे से बाहर जाते हुए कैथरीन से कहता है कि जब तक मामला सुलझ ना जाए तब तक वो बच्चों से मिलने ना जाए। कैथरीन पिता की बात मान लेती है लेकिन अंदर ही अंदर अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती है। वापस स्कूल में मीना मिशन डेस्क पर जाती है मिशन एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मिशन की शर्तें बदल दी गई हैं और अब मिशन तभी लिया जा सकता है जब टीम में कम से कम 5 लोग हों। डेस्क वाला बताता है कि ये नियम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने रातों रात बदला है कि मीना 5 लोग नहीं जुटा पाएगी। लुकस ये देखकर समझ जाता है कि मीना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वो जूलिया के करीब क्यों थी? मीना वापस आकर दोनों से कहती है कि शायद उन्हें मिशन छोड़ना पड़े, लेकिन लुकस कहता है कि रिक्रूटिंग वो और जूलिया संभाल लेंगे। मीना मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देती है और अंदर ही अंदर खुद को बुरा महसूस करती है क्योंकि वो उन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसा उम्मीद थी, लुकस काई को टीम में ले लेता है और काई खुशी खुशी तुरंत हाँ कर देता है। काई और भी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए एडवांस इक्विपमेंट खरीदा है और वो उन्हें ट्राई करने के लिए बेकरार है। जूलिया भी माया को रिक्रूट करने चली जाती है और जब मीना टीम देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो फ्रेशमैन के साथ मिशन पर जा रही है। लुकस धीरे से जूलिया से पूछता है कि उसने आयोवा की जगह माया को क्यों बुलाया। अभी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, हालांकि टीम काफी इनएक्सपीरियंस लगती है। फिर भी मीना अपनी और जूलिया की ताकत पर भरोसा कर रही है। वो सुझाव देती है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन मैजिक के साथ भी उन्हें आधा दिन लगेगा मैजिकल बिस्ट के डेन तक पहुंचने में, जिसका मतलब है उन्हें जल्दी करनी होगी। कुछ घंटों बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और बाहर एम्पायर सर्वे टीम का झंडा देखते हैं जिससे पता चलता है कि गुफा की जांच चल रही है। लुकस अंदर ही अंदर राहत महसूस करता है क्योंकि उन्होंने उरू की गुफा नहीं ढूंढी। एक मॉन्स्टर प्रकट होता है। लुकस कुछ करे उससे पहले मीना झपटती है और विंड मैजिक से मॉन्स्टर को काट गिराती है। वो रिलैक्स करने ही वाले होते हैं कि तभी एक और मॉन्स्टर मीना के पीछे से हमला करता है, लेकिन काई ढाल लेकर कूद पड़ता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। काई मीना से कहता है कि क्लोज कॉम्बैट वो और लुकस संभालेंगे। लुकस भी एक्शन में आता है और कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। साथ ही काई से कहता है कि सारी तारीफ अकेले ना ले। काई इसे तुरंत कंपटीशन मान लेता है और लुकस से पूछता है कि क्या वो उसकी स्पीड के साथ चल सकता है। उसी वक्त माया एक वाटर बैरियर बनाती है और टीम को भरोसा दिलाती है कि सपोर्ट वो संभालेगी। मीना खुश होती है ये देखकर कि सब लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि यही वो चाहती थी, क्योंकि जूलिया पीछे रुकी हुई थी। सारे मॉन्स्टर्स को भून डालती है। काई ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है कि जूलिया की मैजिक कितनी ताकतवर है। यहाँ तक कि मीना भी धीरे से कुछ कहती है, लेकिन जब जूलिया पूछती है
कि उसने क्या कहा, तो मीना कहती है कि कुछ नहीं। असल में मीना अब समझ रही होती है कि उसने लुकस और बाकी टीम को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि वो सच में इस मिशन के काबिल हैं। मॉन्स्टर्स को साफ करने के बाद माया टीम को हील करने लगती है और काई काई ही रहता है। वो माया की तारीफ करते हुए उसे देवी कह देता है। माया शर्मा जाती है और काई से कहती है कि ज्यादा एक्सेजरेट ना करे, लेकिन अगर लुकस ने उसे देवी कहा होता तो वो सच में कंट्रोल खो बैठती। वो जल्दी से ये ख्याल झटक देती है, क्योंकि बेहतर यही है कि लुकस घायल ही ना हो। फिर टीम गुफा के अंदर बढ़ती है और अंदर की विशालता देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मीना टीम के लिए रोशनी का इंतजाम करती है और जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि जगह सोच से भी बड़ी है। काई बताता है कि गुफा इतनी बड़ी है कि यहाँ से एक छोटी आर्मी भी गुजर सकती है, लेकिन लुकस को लगता है कि ये गुफा नेचुरली बनी नहीं है, बल्कि इसे खोदकर बनाया गया है। लुकस उन्हें बताता है कि नीचे का एरिया शायद मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ होगा। मीना उससे सहमत होती है और कहती है कि जितना गहराई में जाएंगे उतना ही ज्यादा खतरा होगा। कुछ ही पल बाद कई गोब्लिन सामने आ जाते हैं, लेकिन वो टीम तक पहुंचे उससे पहले ही जूलिया उन्हें अपनी लाइटनिंग मैजिक से खत्म कर देती है। मीना समझ जाती है कि गोब्लिन्स काफी समय से अंडरग्राउंड रह रहे हैं और उनकी नजर पूरी तरह खराब हो चुकी है। कुछ ही पलों बाद काई टीम को बताता है कि उसके पास एक प्लान है। मॉन्स्टर्स के खुद आने का इंतजार नहीं कर सकते। काई अपना प्लान तुरंत एक्शन में डालता है। थोड़ी देर बाद काई वापस भागता हुआ आता है और उसके पीछे ढेर सारे मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। इस वजह से जूलिया और मीना मॉन्स्टर्स के लिए एक ट्रैप सेट कर पाती है और उन्हें आसानी से साफ कर देती है। माया ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है और लुकस भी मानता है कि ये तरीका काफी एफिशिएंट है। वो सोचता है कि क्या काई अर्थ पर खेले जाने वाले गेम्स में कॉमन एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक्स का यूज कर रहा है, और इसी सोच के साथ उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं काई भी रीइंकार्नेटर तो नहीं है। असल में काई दुश्मनों को एक ही जगह इकट्ठा करता है और फिर दो ओपी लड़कियां एक साथ सब निपटा देती हैं। एडवांस इक्विपमेंट पहना हुआ है। काई लुकस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सारी लाइमलाइट उससे ही छीन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लुकस को अटेंशन की कोई परवाह नहीं होती। काई के सजेशन की वजह से टीम लगातार आगे बढ़ती रहती है, रास्ते में मैजिकल बिस्ट को हराते हुए, और धीरे धीरे डंजियन के सेंटर की तरफ पहुंचती है। वो एक ऐसे सेक्शन से भी गुजरते हैं जहां ट्रेजर्स पड़े होते हैं। कुछ देर बाद लड़कियां पीछे रुककर थोड़ा ब्रेक लेती हैं, लेकिन काई को शिकार इतना पसंद आ रहा होता है कि वो फिर से भाग जाता है ताकि और दुश्मनों को उनकी तरफ खींच लाए। कुछ ही पलों बाद काई ढेर सारे मॉन्स्टर्स के साथ वापस लौटता है, लेकिन उसके लिए सरप्राइज ये होता है कि टीम वहां होती ही नहीं जहां उसने छोड़ा था। उसे पता नहीं होता कि सब लोग एक ओपनिंग में छिप गए हैं। क्योंकि काई ब्रेक देने के मूड में नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में मॉन्स्टर्स के साथ गुफा के एंट्रेंस की तरफ भागना पड़ता है। लुकस तंज कसते हुए कहता है कि अब तो उसे कुर्बान ही करना पड़ेगा, क्योंकि गलती भी उसी की है। और जूलिया उसके आफ्टर लाइफ के लिए एक प्रेयर कहती है। सार्केज्म के मूड में जाने के बजाय माया पार्टी की फन वाली इंसान बनती है और कहती है कि वो किसी भी हाल में काई को बचाएगी। बाकी लोग यकीन नहीं कर पाते कि माया इस बात को सच में इतना सीरियस ले रही है। अचानक उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। माया को लगता है कि ये काई की आवाज है, लेकिन लुक्स बताता है कि आवाज डंजियन के सेंटर से आई है। लुक्स को पूरा भरोसा होता है कि सर्वे टीम डंजियन बॉस से टकरा चुकी है। मीना सजेस्ट करती है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए, लेकिन लुक्स को डंजियन के सेंटर से खून की बहुत तेज गंध आ रही होती है। मीना लड़कियों को रिकवरी पोशंस देती है और थोड़ी ही देर में वो फिर से मूव करने लगते हैं, जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि सर्वे टीम खतरे को संभालने के लिए काफी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक भयानक सीन देखते हैं जहां पूरी सर्वे टीम मरी पड़ी होती है। डर मीना को जकड़ लेता है और वो टीम से कहती है कि उन्हें तुरंत पीछे हटना चाहिए। तभी अचानक एक डरावना मिनोटॉर कहीं से भी प्रकट हो जाता है। उसके दाहिने हाथ में सर्वे टीम का लीडर होता है और दूसरे हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी। मिनोटॉर मीना के काफी करीब आ जाता है और मीना डर के मारे जम जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डंजियन में एक डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर होगा। मीना देखती है कि मिनोटॉर उसे कुचलने के लिए अटैक करने वाला है, लेकिन लुकस पहले ही उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। लुकस को साफ पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना भयानक मॉन्स्टर यहाँ नहीं होना चाहिए। लुकस मीना को धक्का देकर एक तरफ कर देता है और खुद मिनोटॉर का पूरा वार झेलने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कुल्हाड़ी एक आइस वॉल से टकराकर रुक जाती है। जूलिया दौड़कर अपने भाई के पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, जो अभी मिनोटॉर के हाथ में कुचला जा रहा है। मिनोटॉर गुस्से में आ जाता है कि वो बंदा उसके रास्ते में आ गया। टीम इस बात से भी हैरान होती है कि इतनी जानलेवा चोटों के बावजूद वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। वो सोल्जर बच्चों से कहता है कि भागो और इंपीरियल आर्मी से मदद बुलाओ, क्योंकि गुफा में लगी प्राचीन सील टूट चुकी है। गुस्से में मिनोटॉर उस आदमी को जोर से दबाता है, जिससे वो चीखता है और बेहोश हो जाता है। मिनोटॉर धमकी देता है कि वो सबको मार डालेगा
लेकिन तभी जब सब उम्मीद खत्म लगती है, वो आदमी फिर से होश में आता है और एक विशाल आइस वॉल खड़ी कर देता है जो उसे और मिनोटॉर दोनों को अंदर बंद कर लेती है। वो बच्चों पर चिल्लाता है कि भागो और गुफा में जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट करो। लुकस टूट सा जाता है कि वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो लौटेगा और उसका बदला लेगा। टीम भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मरता है, आइस ट्रैप कमजोर पड़ जाता है और मिनोटॉर आजाद हो जाता है। झुंझलाकर मिनोटॉर उस सोल्जर को खाने की तैयारी करता है। एक महान योद्धा था, कोई कीड़ा नहीं जिसे वो जैसे चाहे रौंद दे, और टीम से कहता है कि वो मॉन्स्टर को रोकेगा। मिनोटॉर उनके करीब आ जाता है। वो गुफा की छत पर वार करता है, जिससे भारी तबाही मच जाती है। लुकस पलटकर लड़ने को तैयार होता है, लेकिन मीना आगे आकर कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सबकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। लुकस इससे प्रभावित होता है, क्योंकि उसे लगता था कि मीना स्वार्थी है, लेकिन वो उम्मीद से काफी ज्यादा बहादुर निकलती है। जूलिया भी रुक जाती है और कहती है कि वो अपने भाई और मीना को छोड़कर नहीं जा सकती। माया बताती है कि उसने पहले ही काई को एक मैसेज स्पेल भेज दिया है, जो अभी गुफा के एंट्रेंस पर है, ताकि वो मदद बुला सके। अब जबकि ये हो चुका है, माया कहती है कि बेहतर होगा कि सब मिलकर लड़े। जब वो मिनोटॉर से लड़ने की तैयारी करते हैं, मीना कहती है कि शायद मिलकर भी वो उसे हरा ना पाए, लेकिन लुकस उन्हें भरोसा रखने को कहता है। लुकस सबसे पहले अपनी की इन्फ्यूज्ड फिस्ट के साथ मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और कहता है कि वो लोग इस मॉन्स्टर से हारने वाले नहीं हैं। मिनोटॉर गुस्से में लुक्स पर वार करता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना देता है, लेकिन लुकस आसानी से वार से बच जाता है। लुकस पलटकर मिनोटॉर पर अटैक करता है और उसके शरीर पर एक और जोरदार वार करता है। मीना उसे कहती है कि प्रेशर बनाए रखे ताकि वो डिस्ट्रैक्शन में अटैक कर सके। मिनोटॉर गुस्से में होता है कि लुकस उसे इतनी परेशानी दे रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जूलिया पहले से एक पावरफुल अटैक तैयार कर रही है। जैसे ही वो तैयार होती है, वो ऊपर से प्रकट होती है और मिनोटॉर को चेतावनी देती है कि वो उसके भाई को तंग करना बंद करे। वो मिनोटॉर पर एक जबरदस्त लाइटनिंग गिराती है, जिससे वो दर्द से जोर से चीख उठता है। लुकस भी इस मौके का फायदा उठाकर मिनोटॉर के वीक पॉइंट्स पर घूंसे मारता है, ताकि उसकी मूवमेंट पूरी तरह लॉक रहे। मिनोटॉर फंस जाने पर जूलिया उस पर एक पावरफुल स्पेल चलाती है, थंडर एरो बेल। मीना भी साथ देती है और मिनोटॉर पर विंड कटर मारती है। दोनों के कॉम्बाइंड अटैक से मिनोटॉर खून उगलता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन वो कहता है कि जैसे ही उसकी टांगें ठीक होंगी, वो सबको मार डालेगा। माया मिनोटॉर से कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और उस पर एक वाटर ब्लास्ट मारती है। हैरानी की बात यह होती है कि मिनोटॉर की टांगें पहले ही ठीक हो चुकी होती हैं और वो उनका मजाक उड़ाता है। कहता है कि थोड़ा सा पानी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिनोटॉर और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और धमकी देता है कि वो सबको खा जाएगा। लेकिन तभी जूलिया ऊपर प्रकट होती है और मॉन्स्टर से कहती है कि अब वो जान जाएगा कि पानी से भीगे शरीर पर लाइटनिंग गिरने पर क्या होता है। जूलिया उसे यकीन दिलाती है कि सोल्जर्स को मारने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और वो मिनोटॉर पर एक बेहद ताकतवर लाइटनिंग स्ट्राइक गिराती है। पानी की वजह से बिजली मिनोटॉर के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और उसके शरीर के हर कोने को भेद देती है। लुकस ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है जब उसे समझ आता है कि उसकी बहन और माया ने अभी क्या किया। अटैक इतना पावरफुल होता है कि मिनोटॉर उसे सह नहीं पाता और जमीन पर गिरकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। लुकस फिर मिनोटॉर पर कूद पड़ता है और फिनिशिंग ब्लो देने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक मिनोटॉर अपने शरीर से एक जबरदस्त डार्क ऑरा रिलीज करता है। इस प्रेशर की वजह से लुकस पीछे उछल जाता है और सब लोग डर के मारे देखते रह जाते हैं। पलक झपकते ही मिनोटॉर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो कुछ मिनट पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। गुफा के एंट्रेंस पर काई उस भयानक दबाव को महसूस करता है और तभी उसे समझ आता है कि हालात क्रिटिकल हो चुके हैं, कि उसकी टीम थोड़ी देर तक टिकी रहे। जैसे ही मिनोटॉर पूरी तरह जिंदा होता है, उसके सीने पर डेमन इंसिग्निया उभर आता है और एक जबरदस्त शॉकवेव फैल जाती है। हील होने के बाद मिनोटॉर अब पूरी तरह एक डरावना डेमन लगने लगता है। लुकस समझ जाता है कि मामला गंभीर हो चुका है, क्योंकि सिर्फ उस शॉकवेव से उसके कानों से खून निकलने लगता है। लुकस पलटकर लड़कियों को देखता है, उम्मीद करता है कि वो सब ठीक हों, लेकिन उसका दिल बैठ जाता है। मीना ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर बाकियों को शील्ड किया था, फिर भी सब लोग बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। मीना की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि लुक्स देखता है कि उसकी बहन के सिर से खून बह रहा है और वो पूरी तरह बेहोश पड़ी है। बस यहीं लुकस के अंदर बचा हुआ सारा कंट्रोल टूट जाता है और वो मिनोटॉर पर एक पावरफुल ची पंच के साथ टूट पड़ता है। मिनोटॉर अपने हाथ से पंच रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुकस का इरादा अब साफ होता है। वो इस बीस्ट को मार ही डालना चाहता है और वो आसानी से मॉन्स्टर का हाथ तोड़ देता है। लुकस यही नहीं रुकता, वो दूसरे हाथ पर भी अटैक करता है और उसे भी चकनाचूर कर देता है। फिर भी मिनोटॉर बौखलाया हुआ तांडव करता रहता है।
यही लुकस को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर दर्द महसूस ही नहीं कर रहा। हैरानी की बात यह होती है कि मिनोटॉर के हाथ फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद लुकस को एहसास होता है कि वो खून खांस रहा है। मॉन्स्टर की दहाड़ ने उसके अंदर तक नुकसान किया होता है। मिनोटॉर लुकस की ताकत की तारीफ करता है और फिर दोबारा उस पर टूट पड़ता है। लुकस को तंग जगह में भागना पड़ता है, लेकिन इसी वजह से मिनोटॉर गुफा से टकराने लगता है। लुकस जानता है कि ये बहुत बुरा है, क्योंकि गिरते हुए पत्थर लड़कियों पर गिर सकते हैं। जैसा उसने सोचा था, एक बड़ा पत्थर सीधे जूलिया की तरफ आता है, लेकिन लुकस बीच में कूदकर उसे रोक लेता है और अपनी बहन को बचा लेता है। मिनोटॉर फिर से एक जबरदस्त दहाड़ छोड़ता है, जो चट्टानों से टकराकर और भी खतरनाक हो जाती है। लुकस दहाड़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी भयानक होती है कि उसके अंदरूनी अंग तक कुचल जाते हैं। लुकस जोर से खून खांसता है और कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठाकर मिनोटॉर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी लुकस की मजबूत डिफेंस से रुक जाती है। लुकस पलटकर मिनोटॉर को घूंसा मारता है और कहता है कि वो तभी खत्म मानेगा जब वो पक्का कर ले कि उसने उसे हरा दिया है। लुकस का पंच मिनोटॉर की कुल्हाड़ी उससे छीन लेता है। लुकस वही कुल्हाड़ी उठाकर मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। लुकस मिनोटॉर से कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो अपने साथियों को हाथ भी नहीं लगाने देगा। लुकस कुल्हाड़ी से मिनोटॉर के सिर पर वार करता है। मॉन्स्टर दर्द से जोर से चीखता है, लेकिन लुकस रुकता नहीं। वो लगातार सीधे वार करता जाता है। लुकस इतनी बुरी तरह काटता है कि आगे से खत्म करने के बाद पीछे जाकर भी उसे चीर देता है। आखिरकार कुल्हाड़ी टूट जाती है, लेकिन लुकस फिर भी रुकता नहीं। वो अपने घूंसे से मॉन्स्टर को बेरहमी से पीटना जारी रखता है। मिनोटॉर किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन कुचलने से पहले ही लुकस एक खतरनाक टेक्निक से खुद को छुड़ा लेता है और मिनोटॉर का हाथ फिर से तोड़ देता है। इस वक्त लुक्स की नसें काली पड़ चुकी होती है और वो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने खुद पर पूरा कंट्रोल खो दिया हो। हालांकि मिनोटॉर बेहद खतरनाक है, लेकिन इस वक्त लुकस उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। वो एक घूंसे के साथ सीधे मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। मिनोटॉर फिर वही गलती करता है। वो लुकस के वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह लुकस उसे तोड़ देता है। लुकस फिर सीने पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे मॉन्स्टर का आधा शरीर उड़ जाता है। लगातार वार करते हुए लुकस उसे बताता है कि वो इसे मारकर ही दम लेगा। इस वक्त लुकस के अंदर इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल नहीं बचती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सामने खड़ा मॉन्स्टर और उसे कैसे मारना है। मॉन्स्टर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और उसका ऊपरी धड़ अलग हो जाता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, लेकिन लुक्स अब भी रुकने वाला नहीं होता। वो उसे पूरी तरह फाड़ डालता है। मॉन्स्टर की चीखें जूलिया और माया को जगा देती है। वो हैरान होती है कि वो अब भी जिंदा है। जूलिया चारों तरफ देखती है और अपने भाई को देखती है, जो एक मरे हुए मिनोटॉर पर पैर रखकर उसे कुचल रहा होता है, और वो खुद भी एक बीस्ट जैसा लग रहा होता है। जूलिया दहशत में आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसका भाई खुद को खो रहा है, और ये बात और पक्की हो जाती है जब लुकस एक जोरदार चीख छोड़ता है। असल में मॉन्स्टर के सीने का इंसिग्निया लुकस के गुस्से को और भड़का रहा होता है, और वो पूरी तरह कंट्रोल खो चुका होता है। इसी दौरान हॉल ऑफ रैथ में एक ताकतवर डेमन प्रकट होता है और गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस गंदी दुनिया में वापस आ गया है। वो कोई और नहीं, वालसाबा होता है, कंट्रोल्ड रैथ का डेमन लॉर्ड। और वो गुस्से में होता है कि मार्शियन गॉड ने उसे पहले हरा दिया था। उसी वक्त डेमन लॉर्ड जेस्लिडा भी हॉल ऑफ रैथ में दिखाई देती है। जेस्लिडा इस बात से इंप्रेस होती है कि वालसाबा आखिरकार जाग गया, और ये सब उसकी की वजह से हुआ है जो उन्होंने चुनी थी। वालसाबा अपने सिंहासन पर बैठता है और जेस्लिडा से पूछता है कि क्या लुकस में वाकई पोटेंशियल है, लेकिन जेस्लिडा कोई साफ जवाब नहीं देती। वालसाबा इशारा करता है कि लुकस जेस्लिडा के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। गुफा में वापस लुक्सा गुस्से में मिनोटॉर को मारते मारते खुद को पूरी तरह खो चुका होता है। जूलिया उसे पकड़ लेती है और रोते हुए उसे होश में आने की भीख मांगती है। माया भी एक कूलिंग स्पेल डालती है, लेकिन वो काम नहीं करता। इसके बजाय लुकस एक और पावरफुल अटैक की तैयारी करता है। माया चिल्लाकर जूलिया से दूर हटने को कहती है, क्योंकि लुक्स पूरा दम लगाकर खूसा मारने वाला होता है। जूलिया को खींचकर पीछे ले जाया जाता है और वो रोते हुए अपने बड़े भाई को पुकारती है। जूलिया की चीख और आंसू आखिरकार लुक्स के गुस्से को तोड़ देते हैं। जूलिया और माया डरे हुए देखती रहती है कि अब क्या होगा। किस्मत से लुकस अपनी पीठ पर डेमन इंसिग्निया को तोड़ देता है और उसे होश आ जाता है। सबसे पहले वो जूलिया से माफी मांगता है और उसे थोड़ा पीछे हटने को कहता है। जूलिया उसकी बात मान लेती है। लुकस गहरी सांस लेता है और एक प्यूरिफाइंग टेक्निक एक्टिव करता है, जो उसके अंदर घुसी हर बुरी चीज को साफ कर देती है। उसके शरीर से निकली भयानक एनर्जी मिनोटॉर के बचे हुए अवशेषों को भी मिटा देती है। जैसे ही सब समझते हैं कि लुकस फिर से खुद में आ गया है, माया और जूलिया उसके पास दौड़कर आती है। जूलिया पूछती है कि क्या वो ठीक है, और लुकस उसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है।
जूलिया बताती है कि वो कितनी डर गई थी और लुकस उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसी वक्त काई का मैसेज आ जाता है जिसमें वो बताता है कि वो रीइंफोर्समेंट लेकर आ रहा है। हॉल ऑफ लैथ में वापस जस्टिडा वाल्सावा से कहती है कि उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लुकस के साथ और ट्रायल्स करने होंगे और उन ट्रायल्स में से एक लुकस के परिवार को मारना है, खासकर जूलिया को। कुछ देर बाद लुकस एक आवाज सुनता है जो उसे जागने को कह रही होती है। वो धीरे से आंखें खोलता है और अपने परिवार को सामने खड़ा देखता है, लेकिन फिर देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर है। डर के मारे वो सामने जो भी होता है उस पर एक पावरफुल पंच मार देता है। उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अपने आप मूव कर रहा है और गुस्सा फिर से उस पर हावी हो रहा है। वो अपने परिवार को चिल्लाकर पुकारता है और जब पूरी तरह आंखें खोलता है तो खुद को स्कूल इन्फर्मरी में पाता है। उसने अभी अभी काई के चेहरे पर घूंसा मारा होता है। काई को यकीन नहीं होता कि आधी नींद में लुकस ने उसे मार दिया। काई कहता है कि अगर वो घायल नहीं होता तो वो उसे अच्छी तरह पीट देता। लुकस माफी मांगता है और काई लाल नाक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुकस सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा। वो सोचता है कि कहीं गुफा की अजीब ताकत अब भी उस पर असर तो नहीं कर रही। वो कंट्रोल खोने की उस फीलिंग को भी महसूस करता है जो मरे हुए डाकू को मॉन्स्टर बना देती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने खुद को खो दिया था क्योंकि उसने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया। ये सोच उसे परेशान कर देती है कि क्या कोई भी लड़ाई के बीच अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। लुकस इसका हल सोचने लगता है और तय करता है कि अगली बार जब भी लड़ाई होने वाली हो तो वो अपने पास किसी ऐसे इंसान को रखेगा जो उसे रोक सके। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये आइडिया बेकार है क्योंकि उसके साथ मिशन और ट्रेनिंग में सिर्फ स्टूडेंट्स ही होंगे और जब वो बेकाबू हो जाएगा तो उन्हें उसे रोकना खुद के लिए जानलेवा हो सकता है। तभी उसे समझ आता है कि एक ही रास्ता है, खुद को रोकना। कुछ देर बाद सीगल को इन्फर्मरी की तरफ जाते देखा जाता है। वो दो नर्सों की बात सुनता है जो मीना के बारे में बात कर रही होती है जो बुरी तरह घायल हुई थी। दोनों इस बात पर चर्चा करती है कि मीना मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के दो डेड वेट्स को बचाते हुए खुद घायल हो गई। अचानक सिगोल्ड को एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट की ऑरा महसूस होती है जो सीधे लुकस के कमरे से आ रही होती है। तुरंत उसे सब समझ आ जाता है। वो तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ता है, पीछे एक तेज हवा छोड़ते हुए। लुकस के कमरे में ये पता चलता है कि उसने क्लोन टेक्निक सही तरीके से सीख ली है। कमरे में लुकस के अलावा दो और लुकस खड़े होते हैं। उसे याद आता है कि किताब में लिखा था कि एक क्लोन की ताकत असल शरीर की आधी होती है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है अगर उसके 3 क्लोन हो तो ताकत बराबर बढ़ जाती है और हर एक के पास उसकी असली ताकत का छठा हिस्सा होता है। लुकस तुरंत इस आइडिया को छोड़ देता है और क्लोन्स को भी, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कभी बरसर्क हुआ तो ये बहुत कमजोर साबित होंगे। फिर भी वो मानता है कि ये उसे भागने के लिए थोड़ा टाइम दिला सकते हैं। तभी सिगल कमरे में दाखिल होता है और उसका चेहरा काफी सीरियस होता है। सिगल उन अजीब चीजों का जिक्र करता है जो लुकस के अकादमी आने के बाद से होती आ रही है। सब कुछ गिनाने के बाद सिगल सीधा सवाल करता है कि लुकस है कौन और वो अकादमी क्यों आया है। लुकस एक पल रुकता है, फिर घबराते हुए सीगल को जवाब देता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। लुकस कहता है कि वो स्कूल आया है मार्शल आर्ट सीखने और खुद को मजबूत बनाने। तभी सीगल अचानक मूव करता है और लुकस के पीछे आकर उसकी गर्दन पर वार करने वाला होता है, लेकिन लुकस हमले को रोक लेता है। सीगल लुकस को ऐसी नजर से देखता है जैसे उसने उसकी सच्चाई पकड़ ली हो और पूछता है कि उससे पहले उसकी असली एबिलिटी क्या है। लुकस फिर से अनजान बनता है और पूछता है कि वो किस एबिलिटी की बात कर रहा है। अंदर ही अंदर लुकस जानता है कि सिगल कोई मजाक नहीं है और अगर ऐसा कोई उस पर नजर रखे तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी लुकस हिचकिचा रहा होता है। सिगल कुछ और करे या सवाल पूछे उससे पहले ही कैथरीन दरवाजे पर आ जाती है और सिगल से पूछती है कि वो कौन है। तभी सिगल को याद आता है कि आज छुट्टी का दिन है और पेरेंट्स को कैंपस में आने की इजाजत होती है। सख्त आवाज में कैथरीन सिगल से कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। जूलिया भी कैथरीन के साथ होती है और वो लुकस से पूछती है कि ये आदमी कौन है। लुकस तुरंत हालात संभाल लेता है और बताता है कि सिगल मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का उसका होम रूम टीचर है। लुक्स कहता है कि सिगल बस उसे थोड़ी कोचिंग दे रहा था कि किसी ताकतवर दुश्मन से सीधे नहीं भिड़ना चाहिए। ये सुनकर सिगल समझ जाता है कि लुकस उस पर हल्का सा तंज कस रहा है क्योंकि उसने अपनी माँ के कदमों की आवाज पहचान ली थी। कैथरीन लुकस की बात मान लेती है और उसे आराम करने की सलाह देती है क्योंकि आज छुट्टी है। कैथरीन सिगल की तरफ भी देखती है, इशारों में बताती है कि अब उसे जाना चाहिए। सिगल समझ जाता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि अब तक लुकस ने कोई गड़बड़ नहीं की है। सिगल के जाने के बाद कैथरीन बताती है कि उसे मिरांडा एस्टेट में रुकना पड़ा क्योंकि लुकस और उसकी टीम अगला काम अपनी जान जोखिम में डालना मान चुके थे। जूलिया हैरान हो जाती है कि उसकी माँ कई दिनों से शहर में है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि काश हो उसे पहले देख पाती। जूलिया अपनी माँ पर झपटती है
और हर तरह से उसे गले लगाने लगती है। कैथरीन का दम ही घुटने लगता है और वो लुकस से मदद की भीख मांगती है, लेकिन लुकस जूलिया को रोकता नहीं। लुकस फिर पूछता है कि क्या होल्ड उसके साथ नहीं है। कैथरीन बताती है कि फ्रंट लाइन की हालत काफी खराब है और उसे मिरांडा एस्टेट छोड़कर होल्ड वापस फ्रंट लाइन चला गया। कैथरीन फिर बताती है कि उसके पिता ने लुकस को एक तोहफा देने को कहा है एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए। वो एक बॉक्स खोलती है और उसके अंदर रयान फैमिली की खास तलवार रखी होती है। कैथरीन बताती है कि ये तलवार सालों पहले बीस्टमैन आर्मी से लड़ाई में टूट गई थी और अब तक ठीक नहीं हो पाई, इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं रही। फिर भी ये फैमिली हेयरलूम है। लुकस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो तलवार लेता है और अपनी माँ को भरोसा देता है कि वो इसे संभाल कर रखेगा ताकि अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। अंदर ही अंदर जूलिया को जलन होती है और जब दोनों ये देख लेते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। जूलिया ये देखती है और गुस्से में उनकी जान लेने को तैयार हो जाती है। लुकस उसे पास खींचता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तभी कैथरीन एक छोटा बॉक्स खोलती है जिसमें बीस्ट पिल्स होती है और लुकस को बताती है कि ये वो उसके लिए लाई है, लेकिन जूलिया के लिए। उसने मिठाइयाँ बनाई होती हैं। जैसे ही जूलिया मिठाई देखती है वो अपना गुस्सा तुरंत भूल जाती है। खुशी से उछलते हुए कहती है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है। कैथरीन फिर एक चिट्ठी निकालती है जो जेरेमी के लिए होती है। वो बताती है कि ये उनके पिता की चिट्ठी है और उन्होंने जेरेमी के लिए भी पिल्स भेजी है। असल में कैथरीन ये पिल्स खुद लाई है क्योंकि इस बार जेसिका साथ नहीं आई। जूलिया चिट्ठी लेती है और कहती है कि वो दे देगी, भले ही उसे जेरेमी पसंद नहीं है। कुछ देर बाद जूलिया बॉयज डॉर्मेट्री जाती है और जेरेमी के दोस्त उसे बताते हैं कि उससे मिलने कोई आया है। लड़के हैरान हो जाते हैं जब वो जीनियस जूलिया को वहां देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जूलिया जेरेमी की बहन है तो वो जेरेमी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगली बार जूलिया को मिशन पर ले जाना। ये सुनकर जेरेमी और चिढ़ जाता है और उनका हाथ झटक देता है। वो जलन और गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़के समझ नहीं पाते कि उसे क्या हो गया। असल में जेरेमी इस बात से नाराज होता है कि स्कूल आने के बाद उसके माँ बाप एक बार भी उससे मिलने नहीं आए, लेकिन लुकस के लिए आए और उसे तलवार भी दे दी क्योंकि वो फर्स्ट आया था। जेरेमी इस बात से जल रहा होता है कि लुकस को सबका प्यार मिल रहा है और इसी वजह से वो कसम खाता है कि जो कुछ उसका होना चाहिए था वो सब वापस लेगा। देखते देखते माँ के साथ बिताया वक्त खत्म हो जाता है और कैथरीन को मिरांडा एस्टेट लौटना पड़ता है क्योंकि वो कुछ दिन शहर में रुकेगी। भले ही लुकस और जूलिया उसे रोज नहीं देख पाए, लेकिन वो खुश होते हैं कि वो पास में ही है। दूसरी तरफ मीना अब भी काफी घायल रहती है, लेकिन लुकस उसके लिए एक पोटियन बनाता है। वो झूठ बोलता है कि यह मिरांडा फैमिली से आया है और इसी वजह से कोई उसके असर पर सवाल नहीं उठाता। सब कुछ ठीक चलता रहता है और 2 हफ्ते बाद एलन टावर इवेंट आ जाता है। मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स खुशी मना रहे होते हैं। तभी सिगल्ट आता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। वो बताता है कि टावर का टूर उनकी पढ़ाई का हिस्सा है और ये इवेंट कितना जरूरी है। जैसे ही मार्शल स्टूडेंट्स अंदर आते हैं, मैजर्स उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। काई फिर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन लुकस उसे शांत रहने को कहता है। लुकस जानता है कि बहुत लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि सबको लगता है कि उन्हें बस किस्मत से स्लॉट मिला है। यहाँ तक कि मैथ क्लास के टीचर्स ने भी हेडमास्टर से शिकायत की थी कि एम्पायर को मार्शल मास्टर्स की जरूरत नहीं है और उन्होंने मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से स्लॉट्स छोड़ने की मांग की थी, लेकिन सिगल इन सब से बिल्कुल परेशान नहीं लगता। लुकस सोचता है कि क्या सिगल्ट हेडमास्टर पर इतना भरोसा करता है या फिर उसके पास कोई और प्लान है। सिगल्ट अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें मोटिवेट करता है। वो बताता है कि हर साल 3rd ईयर स्टूडेंट्स एलन टावर में सबसे पहले जाते हैं ताकि जूनियर्स के लिए मिसाल बन सके। कुछ देर बाद 3rd ईयर स्टूडेंट्स को टावर में एंटर करने के लिए तैयार रहने को कहा जाता है। पता चलता है कि जेरेमी भी उनमें शामिल है और वो खुश होता है कि 3 साल बाद आखिरकार उसे टावर में जाने का मौका मिला है। असल में ये उसकी अपनी गलती थी क्योंकि वो कभी टॉप 100 में नहीं आया था। एंट्री से पहले जूलिया उसे चीयर करने आती है। बाकी स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि फर्स्ट ईयर की जीनियस वहां आई है, लेकिन जेरेमी अपनी बहन को देखकर भी नजरअंदाज करता है। जूलिया को बुरा लगता है, लेकिन वो ये सब सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। जैसे ही स्टूडेंट्स एंटर करने वाले होते हैं, जेरेमी मन ही मन कसम खाता है कि वो लुकस से आगे निकलेगा। टावर में कदम रखते ही स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो अपनी मैजिक स्टाफ आगे रखें और फिर आंखें बंद करें। जेरेमी उस आवाज को पहचान लेता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ये आवाज पहले कहाँ सुनी थी। असल में कंट्रोल रूम में मौजूद इंसान डायरेक्टर ओतानी होता है। जैसे ही सब तैयार होता है, ओतानी अपनी ताकत इकट्ठा करता है और टावर खोल देता है। एक सुनहरी रोशनी पूरे टावर को घेर लेती है और लुकस तुरंत पहचान लेता है ये एक मार्शल आर्टिस्ट की फाइटिंग स्पिरिट है। वो हैरान रह जाता है कि स्कूल में सिगर्ट से भी ज्यादा ताकतवर कोई मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है। यही लुकस को पूरी तरह समझ आता है कि सिगल क्यों स्लॉट्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। ओतानी के साथ मीटिंग की थी और उसे शिकायतों के बारे में बताया था।
वो कहता है कि बहुत सारे लोग मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के एंट्री स्लॉट्स रद्द करने की मांग कर रहे हैं हालात को बेहतर समझने के लिए। हेडमास्टर ओतानी से एनोमली के बारे में पूछता है। ओतानी जवाब देता है कि वो पहले ही बता चुका है कि ऐसी कोई एनोमली नहीं है जो स्कूल को नुकसान पहुंचा सके। मीटिंग से जाते हुए ओतानी हेडमास्टर से कहता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दे और वो तय समय पर एलन टावर खोलेगा। यही हेडमास्टर को एहसास होता है कि अगर मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिला तो कोई भी एलन टावर में एंटर नहीं करेगा। अब वर्तमान में जेरेमी एलन टावर में उतरता है और उसे समझ आता है कि टावर में सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस आई है, लेकिन सब कुछ इतना रियल लगता है कि उसकी मैजिक स्टाफ भी वैसी ही दिखती है जैसी वो हमेशा इस्तेमाल करता था। उसके टीममेट्स नोटिस करते हैं कि वो चारों तरफ देख रहा है क्योंकि ये उसका टावर में पहला मौका है। उसे सपोर्ट करने के बजाय वो बस कहते हैं कि उनके साथ आ जाए ताकि मिशन आगे बढ़ाया जा सके। बाहर लुकस समझ जाता है कि वो मेंटल एनर्जी वेव्स महसूस कर सकता है और देख सकता है कि अंदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। वो देखता है कि जेरेमी के टीममेट्स उससे कैसा बर्ताव कर रहे हैं और समझ जाता है कि उसे शुरू से ही टारगेट किया जा रहा है। सीगल लुकस को शांत बैठे देखता है और शायद समझ जाता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को पूरा प्रोसेस समझाने लगता है। वो बताता है कि जैसे ही ट्रायल शुरू होगा सबको स्पेस के रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वो ये भी कहता है कि वो चाहे तो अकेले जाएं या फिर टीम बना सकते हैं, लेकिन अगर टीम बनाएं तो एक टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग हो सकते हैं। वो बताता है कि ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए ग्रुप में काम करना ज़रूरी है। ये सुनते ही काई मान लेता है कि लुकास उसके साथ टीम बनाएगा, लेकिन लुकास उसका दिल तोड़ देता है और कहता है कि वो शार्प और कॉलिंस के साथ टीम बना रहा है। लुकास समझाता है कि टूर्नामेंट रैंकिंग की वजह से तीनों अलग अलग ग्रुप में जाएंगे, लेकिन काई बस यही सोच पाता है कि अब वो अकेला रह जाएगा। कुछ ही देर में तीसरे साल के 3 स्टूडेंट्स टावर से बाहर आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने टावर में जरा भी वक्त नहीं बिताया। सीगल आगे समझाता है कि एलन टावर के अंदर फैंटम दुश्मनों की ताकत स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से बदलती रहती है। वो बताता है कि कई लोग इसे हल्के में लेते हैं और सीधे नॉकआउट हो जाते हैं। लुकस फिर जेरेमी की हालत देखने लगता है। पता चलता है कि जेरेमी अपने टीममेट्स के साथ दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुका है। दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही 20 पीछे से सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन जेरेमी तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी ताकत से उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उसके टीममेट्स उन्हें खत्म कर पाते हैं। बीस्ट्स को हराने पर उन्हें ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इससे टीम को तुरंत समझ आ जाता है कि दूसरे फ्लोर के खतरनाक होने की अफवाह सच थी। फिर भी टीम आगे बढ़ती रहती है और मॉन्स्टर्स को हराते हुए पॉइंट्स कमाती रहती हैं। कड़ी मेहनत के बाद टीम तीसरे फ्लोर तक पहुंचती है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर नॉकआउट हो जाती है। जब वो टावर से बाहर आते हैं तो जेरेमी का एक टीममेट नोटिस करता है कि वो काफी चुप है। वो पूछता है कि क्या वो खुश नहीं है, लेकिन जेरेमी जवाब देता है कि वो खुश है क्योंकि अब उसे समझ आया है कि उसके पिता फ्रंट लाइन पर कैसा महसूस करते होंगे, और इसी वजह से वो मानता है कि वो अब अपने पिता के एक कदम और करीब आ गया है। कुछ घंटों बाद लुकस समझ जाता है कि वो मेंटल सेंसिंग से तीसरे फ्लोर तक सब देख सकता है। ट्रायल्स में हर बार अलग तरह के फैंटम दुश्मन आते हैं और जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाता है वही दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लुकस सोचता है कि क्या ये फैंटम्स असल दुनिया में मौजूद किसी रियल बीइंग से बने हैं, और अगर ऐसा है तो ओदानी का कॉम्बैट एक्सपीरियंस कितना डरावना होगा। वो मानता है कि ओदानी ने भी उसकी असली ताकत देख ली है, ठीक वैसे ही जैसे सिगल ने, लेकिन फिर भी वो लोग चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लुकस सोच में पड़ जाता है कि ये गुडविल है या फिर उसे सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ही देर बाद मीना और उसकी टीम टावर में एंटर करने आती है। पता चलता है कि लीडिंग ग्रुप चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका है और सब मीना की टीम से भी आगे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। जूलिया अपनी जगह से उछल पड़ती है और मीना को चीयर करती है, उसे अपना बेस्ट देने को कहती है। जेरेमी के उलट मीना मुड़कर जूलिया का शुक्रिया अदा करती है। टीचर मीना से पूछता है कि उसकी चोटें ठीक हुई या नहीं। मीना भरोसा देती है कि वो पूरी तरह ठीक है। इतनी अच्छी तरह कैसे बात कर लेती है। एक स्टूडेंट बताता है कि मीना काफ़ी टैलेंटेड है, इसीलिए वो सेकेंड ईयर में ही वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी। उनका मानना होता है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ उस वक्त के प्रेसिडेंट से ही कम थी, लेकिन सब जानते हैं कि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ये सुनकर मीना समझ जाती है कि उसकी बुराई फिर से शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय में मीना की टीम तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन वो बिना रुके सीधे आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी चौथे फ्लोर पर पहुंचा जा सके। लुकस इंप्रेस हो जाता है कि उन्होंने 30 मिनट में चौथा फ्लोर पार कर लिया, जो थर्ड ईयर के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप के लिए भी काफ़ी कमाल की बात थी। चौथे फ्लोर पर पहुंचते ही उनका सामना होता है एलिट बीस्टमैन से, जो तीसरे फ्लोर वाले 20 से दोगुने बड़े होते हैं। टीम को समझ आ जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स चौथे फ्लोर पर क्यों नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन चर्चा करने के बजाय मीना अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को वन शॉट कर देती है।
ये करते हुए उसे एहसास होता है कि पिछला मिशन उसकी एबिलिटी को कितना बढ़ा चुका है। वो जानती है कि उसके सामने वाले मॉन्स्टर्स गुफा के मिनोटॉर के सामने कुछ भी नहीं है। पहली बैच को साफ करने के बाद मीना अपनी टीम से कहती है कि बाकी सफाई वो संभाल ले और वो खुद 5वें फ्लोर का रास्ता ढूंढने लगती है। रास्ता ढूंढते वक्त उसे और भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें उसे हराना पड़ता है। टीम 5वें फ्लोर तक पहुंच जाती है और सबका दिमाग हिल जाता है। काई हैरान होकर सोचता है कि वो कब 5वें फ्लोर तक पहुंचेगा। सिगल उसे समझाता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तीसरे फ्लोर तक पहुंचना ही काफी है। सिगल बताता है कि अगर वो धीरे धीरे अपनी एबिलिटी बढ़ाएं तो 5वें फ्लोर के दुश्मन डरावने नहीं लगेंगे। ये सुनकर लुकस समझ जाता है कि सिगल पहले भी टावर में जा चुका है। कुछ देर बाद मीना और उसकी टीम टावर से बाहर आती है। मीना का चेहरा देखकर लुकस समझ जाता है कि वो अपना गोल पूरा नहीं कर पाई। पता चलता है कि थियोड अपने ऑफिस से सब देख रहा था और मीना का मजाक उड़ा रहा था कि वो कैसे उस जैसे जीनियस को पार करने का सोच सकती है। बाद में जूलिया, लुक्स और मीना कैफेटेरिया में मिलते हैं। जूलिया मीना को बधाई देती है कि वो 3rd ईयर ट्रायल में फर्स्ट आई। लुकस भी उसकी तारीफ करता है कि वो 5वें फ्लोर तक पहुंची, लेकिन मीना उदास होती है और कहती है कि वो थियोड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। जूलिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि थियोड भी 5वें फ्लोर पर ही रुका था, यानी दोनों बराबर हुए। मीना समझाती है कि 6ठे फ्लोर की सीढ़ियां देखने तक वो पूरी तरह थक चुकी थी, जबकि थियोड सीढ़ियां चढ़ गया था और लगभग 6ठे फ्लोर का दरवाजा खोल ही लिया था। इसीलिए मीना मानती है कि स्टैमिना, टैक्टिक्स और मैजिक कंट्रोल में वो अब भी थियोड से कमजोर है। फिर मीना बात बदलती है और जूलिया व लुकस से पूछती है कि उन्होंने अपनी टीम बना ली या नहीं। जूलिया खुशी से बताती है कि वो आयोवा के साथ टीम बना रही है। आयोवा ने घमंड से कहा था कि वो सिर्फ इसलिए जूलिया के साथ है क्योंकि उसके पिता ने कहा था। लुकस मानता है कि मिरांडा फैमिली अब पूरी तरह जूलिया की ताकत मान चुकी है, इसीलिए वो उसके करीब आना चाहती है। लुकस फिर बताता है कि वो शार्प और कॉलिंस के साथ है। ये सुनकर जूलिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लुकस काई के साथ होगा। लुकस समझाता है कि उनकी रैंकिंग में काफी फर्क है, इसीलिए वो अलग ग्रुप में गए। भले ही लुकस सब कुछ काई को समझा चुका हो, लेकिन काई अब भी उसे पकड़े रहता है और उसे दिलहीन गद्दार कहता है। काई बिना टीम के होता है और रो ही रहा होता है। तभी तिशी आकर कहती है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसे एक मेंबर की जरूरत है। ये सुनते ही काई फटाफट तिशी की टीम में चला जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिगल खुश होता है कि सबकी टीम बन गई है। वो उन्हें जोश दिलाता है और कहता है कि सब जानते हैं लोग उनकी पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं, इसीलिए सिगल सुझाव देता है कि वो ऐसा काम करे कि कोई भी बेइज्जती सच साबित न हो। तिशी भी टीम को मोटिवेट करती है और कहती है कि वो इतना मेहनत करेंगे कि हेटर्स की कोई बात सच ना हो। बाकी भी साथ देते हैं और कहते हैं कि वो साबित करेंगे कि एलन टावर के स्लॉट्स उन्होंने कमाए हैं। लुकस इंप्रेस हो जाता है कि सिगल ने इतने नेगेटिव माहौल में भी टीम को मोटिवेट कर दिया। सिगल की मोटिवेशन पूरा काम कर जाती है और टीम जमकर ट्रेनिंग करने लगती है। ब्रेक्स के दौरान सिगल उन्हें जरूरी बातें समझाता है। कभी कभी वो खुद दुश्मन बनकर स्टूडेंट्स से स्पार करता है। ट्रेनिंग भले ही काफी हार्ड होती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि सब जानते हैं कि वो किसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। आखिरकार फ्रेशमैन ट्रायल का दिन आ जाता है। स्कूल को बताया जाता है रिजल्ट्स वैलिड हैं। एंटर करने से पहले मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट इकट्ठा होता है और सिगल का स्पीच सुनता है। वो कहता है कि अंदर जाते ही सबसे पहले सेंट्रल सीढ़ियों पर अपनी टीम से मिलना है। वो कहता है कि अगर भाग सकते हो तो भागो और अगर नहीं तो ऐसे लड़ो जैसे जिंदगी दांव पर हो, ताकि कम से कम एक दुश्मन तो गिरा सको। ये सुनकर मैथ स्टूडेंट्स मार्शल स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उनका खुद का टीचर भी उनकी ताकत पर भरोसा नहीं करता। वो ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि मैजिक बीस्ट से टकराने पर मार्शल स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। सबको पूरा भरोसा होता है कि 3 मिनट में पूरा मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। इस बार काई ने तो चिढ़ा हुआ है और ना ही गुस्से में आगे आने को कहता है। पीछे से सब कुछ देख रहा होता है ओतानी और उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वॉर गॉड द्वारा छोड़ी गई लीगेसी अपना असली मकसद पूरा करे। इसके साथ ही लुकस सबसे आगे चलता है और सारे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के पहले सबसे बड़े ट्रायल का सामना करने के लिए टावर में एंटर करते हैं। जैसे ही वो स्पेस में पहुंचते हैं, लुकस नोटिस करता है कि सब सिगलेट की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, दुश्मनों से बचते हुए सीधे सेंट्रल सीढ़ियों की तरफ। यही लुकस समझ जाता है कि उसे तो उल्टी दिशा में जाना है। असल में पहले फ्लोर का ज्यादातर हिस्सा गॉब्लिन्स से भरा हुआ है और ये मॉन्स्टर्स लड़ाई से पहले मैजिक से दुश्मन की विजन ब्लॉक कर देते हैं। लुकस जल्दी समझ जाता है कि गॉब्लिन्स कहाँ छिपे हैं। वो शार्प और कॉलिन से कहता है कि वो उसका इंतजार करें। वो उन्हें बताता है कि वो बस एक टेस्ट करना चाहता है और भरोसा देता है कि वो बहुत जल्दी उनसे आकर मिल जाएगा। इसके बाद लुकस अपना क्लोन छोड़ता है जो एक गॉब्लिन को मार देता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था उसे इससे कोई पॉइंट नहीं मिलता।
लुकस समझ जाता है कि टावर के अंदर फैंटम्स को बनाने वाली एनर्जी वही है जो वो अपने क्लोन बनाने में इस्तेमाल करता है। इससे उसे साफ हो जाता है कि फैंटम्स उसी मार्शल आर्टिस्ट ने बनाए हैं जिसने टावर खोला था। क्योंकि एनर्जी उसके क्लोन जैसी ही है, वो समझ जाता है कि क्लोन इस्तेमाल करने से कोई नोटिस नहीं करेगा। लुकस तय करता है कि वो एक ड्रोन शार्प और कॉलिंस की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ेगा और खुद आगे के फ्लोर्स पर बढ़ेगा। तभी उसे एक और आइडिया आता है कि वो क्लोन को मैजिकल बिस्ट में बदल सकता है। वो ट्राई करता है और जैसा उसने सोचा था ये कमाल का काम करता है। उसके क्लोन गॉब्लिन्स में बदल जाते हैं और लुकस मुस्कुरा देता है क्योंकि अब उसके पास टावर में फ्री मूव करने का तरीका है। जब ओतानी देखता है कि लुकस ने क्लोनिंग स्किल इतनी जल्दी मास्टर कर ली है तो वो दंग रह जाता है, लेकिन उसे ज्यादा दिलचस्पी है अब आगे क्या करने वाला है। वो सोचता है कि क्या लुकस फिर से अपने क्लासमेट्स के लिए पॉइंट्स बटोरने वाला है, क्योंकि हर बार उनकी मदद करना उनकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा। एक टीम के कुछ मेंबर्स 3 गॉब्लिन्स और एक जाइंट से घिस जाते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है क्योंकि उनके लेवल पर वो सिर्फ 2 गॉब्लिन्स ही संभाल सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट को याद आता है कि गॉब्लिन्स ज्यादा अक्लमंद नहीं होते और उनकी स्पीड भी कम होती है। वो सुझाव देता है कि पहले जाइंट से थोड़ी दूरी बना ली जाए ताकि गॉब्लिन्स को एक एक करके निपटाया जा सके। टीम तुरंत इस प्लान पर काम करती है और गॉब्लिन्स को अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देती है। वो गॉब्लिन पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। टीम खुद को संभाल लेती है, लेकिन गॉब्लिन्स लगातार आते रहते हैं। फिर वो एक गॉब्लिन को भोंक देते हैं और उसे मार गिराते हैं। बच्चे ये देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि सिगलेट सही कह रहा था, अगर वो साथ मिलकर लड़ें तो पहला फ्लोर क्लियर किया जा सकता है। इस जोश के साथ वो दूसरे गॉब्लिन पर भी टूट पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर लुकस खड़ा होकर उनकी हर मूवमेंट देख रहा होता है और असल में जिस गॉब्लिन को उन्होंने मारा वो लुकस का ही क्लोन था। यानी लुकस ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उन्हें ट्रेन कर सके और ये समझा सके कि लड़ाई असल में कितनी मजेदार होती है। कुछ मिनट पहले ग्रेग और उसकी हिटर्स की टीम मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ देख चुकी थी। मार्शल आर्टिस्ट से इतनी नफरत की वजह से वो पहले ही मान चुके थे कि ये सब मरने वाले हैं। ग्रेग को पूरा भरोसा था कि स्टूडेंट्स बस अपनी बेइज्जती करवाएंगे, लेकिन जब स्टूडेंट्स जीत जाते हैं तो ग्रेग का दिमाग हिल जाता है। उसे समझ आता है कि गेम का रुख अब बदल चुका है। टावर के अंदर मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और बिना डरे गॉब्लिन्स पर टूट पड़ते हैं। साथ मिलकर वो गॉब्लिन्स को पीछे धकेलते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। जब ग्रेग देखता है कि उन्होंने 2 एडवांस्ड गॉब्लिन्स गिरा दिए तो वो अंदर ही अंदर जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिगल खुश होता है और इस मौके का इस्तेमाल बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में करता है। बाकी सब भी जोश में आ जाते हैं, लेकिन मैच क्लास के स्टूडेंट्स अब भी मानते हैं कि ये सब सिर्फ लक है। तभी वो नोटिस करते हैं कि गॉब्लिन्स को हराने वाली टीम के आसपास एक अजीब सी एनर्जी गायब हो जाती है और सिगल सोचता है कि कहीं लुकस ने फिर से कुछ तो नहीं कर दिया। थोड़ी देर बाद लुकस शार्प और कॉलिन से मिलता है। दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले ही चिंतित हो चुके थे। लुकस बताता है कि वो काफी दूर टेलीपोर्ट हो गया था और पूछता है कि क्या उन्होंने किसी और को देखा। वो बताते हैं कि एक टीम अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जब लुकस पूरी टीम से मिलता है तो वो नोटिस करता है कि सब थोड़े थके हुए हैं, लेकिन कोई भी सीरियसली घायल नहीं है। लुक्स जानता है कि गॉब्लिन्स को हराने वाली टीम जल्द ही आ जाएगी। वो सबको कहता है कि जैसे ही सब आ जाएं तो उन्हें दूसरे फ्लोर पर बढ़ना चाहिए। बाहर हेटर्स अब भी मानने को तैयार नहीं है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है। वो मान लेते हैं कि टीम बस दुश्मनों से भागती हुई दूसरे फ्लोर तक पहुंची है। ग्रेग लगभग अपनी जीभ काट लेता है ये समझने की कोशिश में कि पूरी टीम दूसरे फ्लोर तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि आमतौर पर फर्स्ट ईयर मैथ स्टूडेंट्स पहले फ्लोर पर ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हालात देखकर ग्रेग समझ जाता है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट जल्द ही मैचेस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे ही टीम दूसरे फ्लोर पर पहुंचती है वो रैंडमली टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये टीम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम उतना ही खतरनाक ट्रायल। कैजुअलिटी से बचने के लिए लुकस अपने क्लोन्स भेजता है ताकि वो जल्दी से बाकी क्लासमेट्स को ढूंढ सकें। उसके क्लोन्स भेड़ियों के रूप में दूसरों को खोजने निकल पड़ते हैं। जल्द ही शार्क और कॉलिन्स आ जाते हैं और लुकस से पूछते हैं कि वो कैसा कर रहा है। लुकस बताता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा है और हालात और खराब ये है कि वो ग्रुप में मूव कर रहे हैं। शार्क भी मानता है कि कॉम्बैट से पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है। लुकस उन्हें याद दिलाता है कि पूरा ट्रायल कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने के लिए ही है। कॉलिन सहमत होता है और कहता है कि भागने से ट्रायल का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अचानक ऊपर से एक दुश्मन सरप्राइज अटैक करता है और लुकस को टारगेट करता है। अटैक लगता है और धूल का गुबार छा जाता है। उसके टीममेट्स घबराकर उसका नाम चिल्लाते हैं ताकि पता चले कि वो ठीक है या नहीं। जब धूल छटती है तो लुकस बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। वो दोनों को आश्वासन देता है कि वो ठीक है। कॉलिन्स हैरान होता है कि लुकस कैसे बच गया,
क्योंकि उसे तो दुश्मनों की मौजूदगी तक महसूस नहीं हुई थी। शार्प कहता है कि अगर वो होता तो अब तक मर चुका होता। तुरंत एक लड़ाई शुरू होती है और टीम अपनी पोजीशन बनाए रखती है। एक दुश्मन को हराने के बाद लुक्स कहता है कि पहले पहली वेव खत्म करनी होगी, वरना मेन फोर्स आकर उन्हें घेर लेगी। तभी कॉलिंस घबरा जाता है क्योंकि डर के मारे उसका डैगर गिर चुका होता है। इसी बीच एक और दुश्मन पास आता है, लेकिन लुकस वक्त रहते चेतावनी दे देता है। शार्प अटैक रोकता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका हथियार छीन लेता है। यही उसे याद दिलाता है कि सिगलेट ने कहा था कि दूसरे फ्लोर के मॉन्स्टर्स पहले फ्लोर से पूरी तरह अलग होते हैं। ये दुश्मन ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जो सरप्राइज अटैक भी कर सकते हैं और हथियार भी चुरा सकते हैं। हथियार छीनने से डरने के बजाय शार्प और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर्स को सबक सिखाने का सोचता है। अचानक वो मॉन्स्टर अटैक होता है और पता चलता है कि शार्प ने टावर में एंटर करने से पहले एक गॉन्टलेट ले रखा था। शार्प मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और उसे बताता है कि ताकत के मामले में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो लगभग हिट कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर पीछे कूद जाता है और अटैक से बच जाता है। लेकिन असल में ये शार्प और कॉलिंस का प्लान होता है। कॉलिंस बीच में आता है और पीछे से मॉन्स्टर पर वार करता है। मॉन्स्टर अभी दर्द से चीख ही रहा होता है कि शार्प सीधे सीने पर जोरदार पंच मारता है और लड़ाई जीत ली जाती है। लुकस इम्प्रेस हो जाता है और दोनों की टीम वर्क की तारीफ करता है। लुकस खुद भी अपना मॉन्स्टर हरा चुका होता है। वो सुझाव देता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की ग्लोरी के लिए। बाहर ग्रेग यकीन नहीं कर पाता कि एक भी मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं हुआ। ग्रेग जानता है कि दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें मॉन्स्टर्स से घिर जाना चाहिए था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मैच स्टूडेंट्स कयास लगाने लगते हैं कि शायद एलन टावर की डिफिकल्टी कम कर दी गई है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट कमजोर हैं, लेकिन एक मानता है कि अगर ऐसा होता तो टीचर्स अब तक शिकायत कर चुके होते। इधर दूसरे फ्लोर पर लुकस और उसकी टीम बिना डरे मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स, भेड़ियों और दूसरे दुश्मनों से भिड़ते हैं। भले ही मॉन्स्टर्स खतरनाक लगे, कोई भी पीछे नहीं हटता। जब भी कोई दुश्मन पर से नजर खो देता है तो कोई ना कोई टीममेट तुरंत उसे कवर कर लेता है, जो दिखाता है कि उनका टीम वर्क कितना जबरदस्त है। थोड़ी देर बाद कॉलिंस और शार्प कहते हैं कि वो अब थकने लगे हैं। ये सुनते ही लुकस चुपचाप हीरो की बैटल क्राई एक्टिवेट करता है और उनमें एनर्जी की वेव भर देता है ताकि वो आगे बढ़ते रहे। ये टेक्निक सिर्फ रयान फैमिली की होती है और इसके बाद लुकस को यकीन हो जाता है कि वो सब मिलकर दूसरा फ्लोर क्लियर कर लेंगे। जगह तक नहीं देता। जैसे ही वो कुचले जाने वाले होते हैं, पीछे से एक तीर उड़ता है और मॉन्स्टर को गिरा देता है। मदद आती है किसी दूसरी टीम के एक स्टूडेंट से। उसी वक्त बाकी टीमें भी अपने दुश्मनों को हराती है और ढेर सारे पॉइंट्स कमाती है। इस मोमेंटम के साथ टीम को लगता है कि वो सच में तीसरे फ्लोर तक पहुंच सकती है। कुछ ही पलों में ग्रेग देखता है कि पूरी टीम तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी है और उसकी हालत खराब हो जाती है। बाकी टीचर्स भी इस बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स फ्रेशमैन जैसे लग ही नहीं रहे। सब सिगल की तारीफ करने लगते हैं और सोचते हैं कि उसने बच्चों को आखिर सिखाया क्या है। तभी ग्रेग एक बड़ी सी मुस्कान देता है और कहता है कि सब तीसरे फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब उनके पास टावर से जबरन बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। जैसा उसने कहा था, सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स पूरी तरह थक चुके होते हैं। असल में कुछ तो गिरने ही वाले होते हैं, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें पकड़कर संभालते हैं। कॉलिंस भी पूरी तरह थक चुका होता है और वो सुझाव देता है कि उसे यहीं छोड़कर बाकी आगे बढ़ जाएं। लुकस समझ पाता उससे पहले ही बाकी लोग भी गिरने लगते हैं और लुकस से कहते हैं कि वो उनके लिए तीसरे फ्लोर तक पहुंचे। हैरानी की बात यह होती है कि शार्प बोल पड़ता है। वो टीम को याद दिलाता है कि वो यहाँ तक आ ही गए हैं और कम से कम तीसरे फ्लोर तक सबको साथ में पहुंचना चाहिए। लुकस ये सुनकर खुश होता है और शार्प का साथ देता है। वो कहता है कि वो एक टीम है। लुकस सबको कहता है कि पूरी ताकत से लड़ो ताकि वो सब मिलकर तीसरे फ्लोर का दरवाजा पार कर सके। शार्प और कॉलिंस की मोटिवेशन से सब सहमत हो जाते हैं कि वो अपनी आखिरी ताकत तक सब कुछ झोंक देंगे तीसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए। कुछ ही पलों बाद अनाउंसमेंट होती है कि सारे 12 स्टूडेंट्स तीसरे फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पे पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं और एक एक करके टीम मेंबर्स गिरने लगते हैं। जो पहली टीम आउट होती है वो बताती है कि तीसरा फ्लोर कितना बेरहम है, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं दिखा कि कितने दुश्मन उन पर हमला कर रहे थे। पता चलता है कि लुकस भी आउट हो चुका है और उसने इसी से ये समझ लिया है कि इस साल तीसरा फ्लोर ही मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की लिमिट है। उसने जानबूझकर अपने असली शरीर को आउट होने दिया ताकि शक न हो, लेकिन उसका क्लोन अब भी टावर के अंदर होता है, जिससे वो दूसरे मार्शल आर्ट्स ग्रुप को तीसरे फ्लोर तक पहुंचने में मदद कर सके। ऐसा करने से पूरे मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्कोर बेहतर हो जाएंगे और वो खुद ज्यादा अलग भी नहीं दिखेगा। आखिर में तैशी को कुल
55 पॉइंट्स मिलते हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि लुकस 43 पॉइंट्स पर रुक जाता है। तभी लुकस समझता है कि भले ही वो खुद ज्यादा न चमका हो, लेकिन उसने पूरे मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को चमका दिया। जब ग्रेग देखता है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का हर स्टूडेंट तीसरे फ्लोर तक पहुंच गया है, तो वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा सिर्फ एलीट कोर्स डिपार्टमेंट ही करता है। ग्रेग के अंदर तुरंत ये चाहत पैदा होती है कि वो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को पॉइंट्स और फ्लोर्स दोनों में हरा दे। कुछ ही देर बाद मैच क्लास टावर में एंटर करती है और पहले फ्लोर से ही अपनी मैजिक पावर बेतहाशा चलाने लगती है। ओतानी ये देखकर सोचता है कि क्या मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से हारना कोई गुनाह है। फिर भी वो शांति से इंतजार करता है कि मैच क्लास दूसरे और तीसरे फ्लोर पर कौन सी मैजिक दिखाएगी, लेकिन ओतानी निराश हो जाता है क्योंकि मैजेस शुरुआत से ही अपना संतुलन खो चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि मैच स्टूडेंट्स आउट हो रहे हैं। सबसे कम वाला सिर्फ तीसरे फ्लोर तक ही पहुंच पाता है, जिससे ग्रेग की हालत और खराब हो जाती है। ग्रेग सच्चाई मानने से इनकार करता है। वो एक एग्जामिनर को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या मैच क्लास के एंटर करते ही मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन लिंडा आगे आती है और ग्रेग से कहती है कि वो सच्चाई स्वीकार करे और स्टूडेंट्स के सामने खुद को शर्मिंदा ना करे। लिंडा कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि टावर जैसा होना चाहिए वैसा ही काम कर रहा है, जब तक कि वो ये ना कहे कि उसकी खुद की काबिलियत ही कम हो गई है। ग्रेग वहीं खामोश रह जाता है और डर के साथ देखता है कि लिंडा सिगल के पास जाकर उससे बात करने लगती है। पता चलता है कि लिंडा सिगल की तारीफ कर रही थी क्योंकि उसने मैच क्लास को पीछे छोड़ दिया। सिगल विनम्रता से कहता है कि स्टूडेंट्स ने खुद मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। सिगल फिर लिंडा को याद दिलाता है कि एलीट क्लास अब टावर में एंटर करने वाली है और उसे वहां होना चाहिए, लेकिन लिंडा कहती है कि उसे वहां होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है और उसे अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव जूलिया पर भी पूरा विश्वास है। इधर जूलिया अपने भाई की खूब तारीफ कर रही होती है, कहती है कि वो चाहे तो आसानी से चौथे फ्लोर तक पहुंच सकता है। एग्जामिनर उसे बीच में रोकता है और कहता है कि अब उसके और उसकी टीम के टावर में एंटर करने का वक्त है। लुकस अपनी बहन को चीयर करता है और कहता है कि वो अपना बेस्ट दे और अपनी कैंडी भी खा ले। एग्जामिनर हैरान हो जाता है कि लुकस खास तौर पर अपनी बहन को कैंडी खाने को कह रहा है। जैसे ही जूलिया वो कैंडी मुंह में डालती है, एग्जामिनर ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो कैंडी नहीं बल्कि एक मैजिक पावर पिल है जो तेजी से मैजिक पावर रिकवर करती है। एग्जामिनर हैरान होता है कि सिर्फ एक स्कूल ट्रायल के लिए इतनी महंगी चीज दी गई है, क्योंकि ऐसी पिल्स बनाने वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत रेयर होते हैं। हमेशा की तरह जूलिया को तब एहसास होता है कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। वो पिल निगल चुकी होती है। लुकस अंदर ही अंदर जानता है कि जूलिया के पास वैसे ही काफी मैजिक पावर है, लेकिन चूंकि ट्रायल से पहले सब दवाइयां लेते हैं तो उसे इसमें कोई गुनाह नहीं लगता। इसी भरोसे के साथ लुकस को यकीन होता है कि जूलिया बेहद शानदार परफॉर्म करेगी। जैसे ही जूलिया टावर में एंटर करती है, उसका पहला लाइटनिंग अटैक आयोवा को इतना चौंका देता है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, जैसे कुछ खास ही न किया हो। जूलिया मुस्कुराती है और कैजुअली आयोवा से कहती है कि वो उसके पास ही रहे। आगे बढ़ते हुए जूलिया आसानी से दुश्मनों को गिराती जाती है और टीममेट्स को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां एक टीममेट डेरेक खुश होता है कि जूलिया उनकी टीम में है, वहीं आयोवा काफी ठंडी रहती है। आयोवा कहती है कि असली दुनिया में होती तो वो मॉन्स्टर्स को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देती। जूलिया उससे सहमत होती है और कहती है कि असली बैटलफील्ड में आयोवा बेहद खतरनाक होती, क्योंकि टावर में मेंटल मैजिक बेकार है क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास कोई चेतना नहीं होती। आयोवा समझ जाती है कि वो सिर्फ दुश्मनों की लोकेशन स्काउट कर सकती है। आयोवा को बुरा लगता है कि वो डेडवेट बन गई है, लेकिन वो हैरान होती है कि जूलिया ने एक बार भी शिकायत नहीं की, बल्कि वो उससे टकरा जाती है। जूलिया पूछती है कि वो अचानक क्यों रुकी और आयोवा कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराई हुई होती है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है, जो ना दुश्मन है ना ही कोई क्लासमेट। कुछ ही देर बाद जूलिया और उसकी टीम चौथे फ्लोर पर पहुंच जाती है और पता चलता है कि जो मौजूदगी आयोवा महसूस कर रही थी वो लुकस था। जब अनाउंसमेंट होती है कि 3 फ्रेशमैन चौथे फ्लोर तक पहुंच गए हैं तो टीचर्स दंग रह जाते हैं। वो लिंडा की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन लिंडा सारी तारीफ स्टूडेंट्स को दे देती है। लुकस ये सुनता है और मानता है कि जूलिया अपने दम पर ही बेहद शानदार है, भले ही मैजिक पिल उसकी पावर बढ़ा दे, लेकिन ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचना बुरी तरह उसकी असली काबिलियत पर निर्भर करता है। अपनी बहन की ताकत पर भरोसा करके लुकस तय करता है कि वो बस दूर से उस पर नजर रखेगा, बिना दखल लिए। टावर के अंदर जूलिया दुश्मनों को रौंदती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक 4 दुश्मन पीछे से आ जाते हैं। आयोवा चेतावनी दे पाती उससे पहले ही जूलिया लगभग गिरने ही वाली होती है। तभी डेरेक बिल्कुल सही वक्त पर आता है और सबको जला देता है। डेरेक कहता है कि शायद जूलिया तीसरे फ्लोर से थक गई होगी। वो ऑफर करता है कि अब वो दुश्मनों को संभालेगा, लेकिन वो भी
एक मॉन्स्टर के तीर से लगभग मारा ही जाता है, फिर भी वो बच जाता है और एक साथ सबको जला देता है। दुश्मनों को हराने के बाद वो थोड़ा ऑरा फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसे इग्नोर कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। आयोवा बताती है कि करीब दर्जन भर दुश्मन बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें तुरंत मूव करना होगा। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाने वाले होते हैं, एंट्रेंस स्टील बार से बंद हो जाती है और पीछे मुड़ते ही वो देखते हैं एक विशाल सुअर सिर वाला मॉन्स्टर और एक भेड़िया जो उन्हें चीर डालने के लिए तैयार खड़े होते हैं। थोड़ा और चारों तरफ देखने पर उन्हें एहसास होता है कि वो सुअर सिर वाले कई मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं और उनके साथ भेड़िए उनके सबऑर्डिनेट्स की तरह खड़े हैं। हालात इसलिए और खराब लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे जो मेटल गेट है वो सिर्फ मेटल मैजिक यूज करने वालों से ही खुलेगा। लेकिन आयोवा उन्हें बताती है कि इससे निकलने का एक और तरीका भी है। तभी एक मॉन्स्टर उनकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन जूलिया लाइटनिंग बैरियर से सबको प्रोटेक्ट कर लेती है और मॉन्स्टर पीछे उछल जाता है। तभी आयोवा बताती है कि ज्यादा तापमान पर मेटल पिघल जाता है, जिसका मतलब है कि अब उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी डेरेक पर है। लेकिन जूलिया का बैरियर एक्टिव होने के बावजूद मॉन्स्टर्स लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। कुछ देर बाद जूलिया को भी प्रेशर महसूस होने लगता है, लेकिन वो फिर भी डटी रहती है। अचानक वो देखती है कि आयोवा ने अपना स्टाफ सिर पर टिकाया हुआ है और बिल्कुल हिल नहीं रही। जूलिया उसका नाम पुकारती है। आयोवा जवाब देती है कि उसके पास समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन वो तुरंत जूलिया को बता देती है कि अगला अटैक किधर से आने वाला है। जूलिया तुरंत एक्शन लेती है और दुश्मनों को उन तक पहुंचने से पहले ही जानलेवा शॉट दे देती है। आयोवा अपनी मेंटल मैजिक को बनाए रखती है ताकि वो मॉन्स्टर्स को ढूंढ सके। मॉन्स्टर्स की ताकत देखकर आयोवा समझ जाती है कि चौथा फ्लोर कोई मजाक नहीं है। सिचुएशन एनालाइज करने के बाद आयोवा जूलिया से कहती है कि पहले दाईं तरफ वालों को खत्म करे और जूलिया उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है। लेकिन इस वक्त जूलिया पहले से ही परेशान होती है क्योंकि उसकी मैजिक पावर खत्म होने वाली होती है। वो आयोवा से कहती है कि फिलहाल वो बस जायंट की मूवमेंट सील कर सकती है। आयोवा सुझाव देती है कि वो एक ओपनिंग का इंतजार करे और भेड़िए को गिराए। जूलिया हाँ में सिर हिलाती है और वुल्फ पर अटैक करती है। अंदर ही अंदर आयोवा को गुस्सा आता है कि वो टीम को रोक रही है, जबकि जूलिया खुद को पूरी हद तक धकेल रही है। पावरफुल लाइटनिंग के साथ जूलिया सारे भेड़ियों को गिरा देती है, लेकिन जायंट को सिर्फ रोक पाती है। चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ जूलिया आयोवा से पूछती है कि बाहर पहुंचने के बाद क्या वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह डींग मार सकती है। आयोवा हमेशा की तरह कहती है कि जूलिया पहले से ही खुद में ज्यादा भरने लगी है और जूलिया हंस पड़ती है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर सीधे उनके सामने आ जाता है। दोनों चौंक जाती है। आयोवा को पछतावा होता है कि वो इतना बह गई कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि मॉन्स्टर्स का एक नया ग्रुप पहले से मौजूद था। आयोवा कुछ कर पाती उससे पहले ही मॉन्स्टर उसे कुचल देता है, लेकिन वो जूलिया से चिल्लाकर कहती है कि वो भाग जाए। हालात को देखते हुए डेरेक किसी तरह जूलिया के निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता खोलता है। जूलिया रोते हुए कहती है कि उन्हें साथ में चलना चाहिए, लेकिन डेरेक कहता है कि अगर जूलिया ने यहीं अपनी सारी मैजिक खर्च कर दी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मॉन्स्टर और बेकाबू हो जाता है, जिससे डेरेक को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। वो एक जबरदस्त फायर स्टॉर्म छोड़ता है और जूलिया से कहता है कि वो आगे बढ़े। जब डेरेक आखिरकार आउट होता है तो वो आयोवा से कहता है कि उसने इंस्टिंक्ट में जूलिया को प्रोटेक्ट किया और उसे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा किया। आयोवा भी सख्त बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने बस जूलिया का एहसान चुकाया है। आयोवा डेरेक को बताती है कि अगर टावर में मेंटल मैजिक की लिमिट न होती तो वो सबको पीछे छोड़ देती। इधर ओतानी टीम की परफॉर्मेंस देखकर काफी इंप्रेस होता है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियां ढकने के लिए खुद को सही पोजीशन में बांट लिया था। असल में ओतानी जानता है कि लुकस का एक क्लोन अब भी टावर में मौजूद है। लुकस टावर साफ करता हुआ अपनी बहन के ठीक पीछे होता है। वहीं जूलिया सेफ जोन तक जल्दी पहुंचने को लेकर परेशान रहती है क्योंकि उसकी मैजिक पावर लगभग खत्म हो चुकी होती है। वो पूरी दृढ़ता के साथ दुश्मनों के बीच से भागती है। बिना रुके वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स बरसाती है। हालांकि वो पूरी तरह थक चुकी होती है, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके साथियों की कुर्बानी बेकार जाए। तभी अचानक वो महसूस करती है कि कोई उसके पास से गुजरा है और उसी पल उसकी थकान गायब हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि वो लुकस था जिसने हीरो का बैटल क्राई यूज किया। असल में हीरो का बैटल क्राई फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाकर थकान कम कर देता है, साथ ही डिफेंस और अटैक पावर 10 मिनट के लिए 30% बढ़ जाती है। लुकास को भरोसा होता है कि इसके साथ जूलिया चौथा फ्लोर क्लियर कर लेगी, क्योंकि जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ट्रायल पूरा करेंगे टावर बंद हो जाएगा। लुकास समझ जाता है कि अगर उसे ऊपर के फ्लोर्स देखने हैं तो उसे बेहद तेज होना पड़ेगा। कुछ ही पलों में वो 5वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जो पूरी तरह पानी से भरा होता है। आगे बढ़ते ही वो एक खतरनाक वाटर मॉन्स्टर देखता है।
क्योंकि उसका मकसद ऊपर पहुंचना होता है। वो तय करता है कि बेवजह की लड़ाइयों से बचेगा। वो खुद को छुपा लेता है और अपना एक क्लोन बनाता है जिसे वो और भी डरावना मॉन्स्टर बना देता है ताकि बाकी मॉन्स्टर्स भाग जाएं। इस तरकीब से लुकस आराम से आगे बढ़ पाता है। 15 मिनट बाद लुकस अब भी आगे बढ़ रहा होता है और उसकी बहन भी पूरी ताकत से लड़ रही होती है। 20 मिनट बाद जूलिया आखिरकार टावर के सेफ जोन में पहुंच जाती है और राहत की सांस लेती है। उसी समय लुकस छठे फ्लोर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो खुद को एक खाली स्पेस में पाता है। वो हैरान होता है कि छठे फ्लोर पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वहां सिर्फ एक अजीब सा स्मारक होता है। लुकस पास जाकर देखता है और महसूस करता है कि वो स्मारक उसकी फाइटिंग स्पिरिट सोख रहा है। तभी स्मारक रिएक्ट करता है और उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है जिसमें मार्स का हथियार दिखाई देता है। उधर ओतानी लुकस के छठे फ्लोर तक पहुंचने से काफी इंप्रेस होता है। वो समझ जाता है कि ये स्मारक मार्शल गॉड की लीजेंडरी विरासत है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जूलिया अपनी लिमिट के करीब होती है और जैसे ही वो आउट होगी टावर भी बंद हो जाएगा। स्मारक को देखते हुए लुकस अचानक देखता है कि मार्स एक विशाल दैत्य से लड़ रहा है जो साफ तौर पर बुराई का प्रतीक होता है। वो दुष्ट सत्ता मार्स से कहती है कि भले ही उसने तब जीत हासिल की हो लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने बीज बो दिए हैं। वो मार्स को यकीन दिलाती है कि चाहे हजारों हजार साल लग जाएं वो फिर लौटेंगे। मार्स अपने कूल अंदाज में उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपनी अल्टीमेट तकनीक डिस्ट्रक्शन फैंग एक्टिव करता है और उसे पूरी तरह मिटा देता है। लुकस पसीने से भीगा हुआ होश में लौटता है और सोचता है कि क्या उसने मार्शल गॉड की पुरानी लड़ाइयां देखी। उसे याद आता है कि उस दुष्ट ने दुनिया में बीज छोड़ने की बात कही थी। लुकस जोड़ता है और समझ जाता है कि मिनोडोर और जॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स शायद उसी बुराई से जुड़े हैं। वो और जानने के लिए स्मारक पर हाथ रखता है लेकिन तभी उसे पीछे से दुश्मन के अटैक का एहसास होता है। तेज रिफ्लेक्स से वो पीछे छलांग लगाता है लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दुश्मन असल में उसे नहीं बल्कि स्मारक को निशाना बना रहा होता है। तभी अचानक लुकस खुद को टावर के बाहर पाता है और उसे एहसास होता है कि जूलिया का ट्रायल पहले ही खत्म हो चुका है, कि अब उसके पास एलन टावर में रुकने की कोई वजह नहीं बची। तभी उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है और वो समझ जाता है कि ये सब मार्शल गॉड की तकनीक देखने की वजह से हुआ है। जूलिया के टावर से बाहर आते ही सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ट्रायल खत्म हो चुका है और अब टावर को सील किया जा रहा है। जूलिया का जोरदार तालियों से स्वागत होता है क्योंकि वो पहली फ्रेशमैन बन जाती है जो 5वें फ्लोर तक पहुंची है। जब ओतानी लाइब्रेरी लौटता है तो उसे हेडमास्टर पहले से इंतजार करता हुआ मिलता है। हेडमास्टर उससे पूछता है कि एलन टावर ट्रायल में क्या हुआ। ओतानी जवाब देता है कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। हेडमास्टर कहता है कि मैथ क्लास के फ्रेशमैन के खराब रिजल्ट नॉर्मल नहीं है क्योंकि कई स्टूडेंट्स एक भी पॉइंट नहीं कमा पाए। ओतानी जवाब देता है कि ऐसे 18 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 पॉइंट्स हैं। वो ये भी जोड़ता है कि पिछले साल ऐसे 12 स्टूडेंट्स थे, जिसका मतलब है कि सब कुछ अभी भी एरर मार्जिन के अंदर है। हेडमास्टर इसका विरोध करता है और कहता है कि सेकंड फ्लोर तक पहुंचने वालों की संख्या पिछले साल से आधी रह गई है। ओतानी बस इतना कहता है कि इसके लिए ग्लेग और बाकी टीचर्स से पूछा जाए। वो कहता है कि वो भी जानना चाहता है कि उन्होंने कैसे स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह अपना संयम खोना सिखा दिया। फिर ओतानी बताता है कि वो पूरी तरह मैथ क्लास पर फोकस किए हुए था और उसने मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की अनोमली नोटिस ही नहीं की। हेडमास्टर हैरान होकर पूछता है कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में कौन सी अनोमली है। ओतानी बताता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद 4 मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स ने अपनी जन्मजात सीमाएं ढीली कर दी हैं और अब वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इसमें सिगोल्ड उनकी मदद कर रहा है। हेडमास्टर ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि अगर ऐसा है तो एलन टावर मार्शल आर्टिस्ट की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। हेडमास्टर समझ जाता है कि अगर ये खबर बाहर गई तो भारी अफरा तफरी मच जाएगी क्योंकि अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट लेवल अप करने के लिए बेताब बैठे हैं अंदर ही अंदर। हेडमास्टर मानता है कि अगर उन्हें एलन टावर का अगला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ढूंढना होता तो वो ये ट्रायल कब का बंद करवा देता। हेडमास्टर ओतानी से कहता है कि वो इस जानकारी को अपने तक ही रखे और ओतानी भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा ही करेगा। इधर मैच फ्लैशमैन खुश होते हैं कि नया रिकॉर्ड बनाने वाली अब भी एक मैच ही है। जूलिया उन्हें खुशी है कि जूलिया मैच है, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं कि उसका भाई एक मार्शल आर्टिस्ट है। जेरेमी 2 स्टूडेंट्स को ये बातें करते हुए सुन लेता है और उसे जबरदस्त गुस्सा आता है क्योंकि हर जगह लुकस ही सारा अटेंशन ले जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लुकस जूलिया का सगा भाई भी है। वो गर्व से मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि जूलिया के रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद वो अब भी स्कूल का आइडल है। लेकिन तभी उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। जैसे ही सबकी नजर जूलिया पर पड़ती है, सारे स्टूडेंट्स उसे छोड़कर जूलिया की तरफ मुड़ जाते हैं। थियोड का संयम टूट जाता है। वो उड़ता हुआ
जूलिया के पास पहुंचता है और कहता है कि वो भले ही एक्सीलेंट हो, लेकिन उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो एलन टावर के 5वें फ्लोर तक पहुंची है। जूलिया उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने खाने पर होता है। थियोडोर समझाने ही वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि सारे स्टूडेंट्स जूलिया के आसपास जमा हो चुके हैं। गुस्से में वो वहां से उड़ जाता है और जूलिया से कहता है कि उसे इसका पछतावा होगा। जूलिया कंफ्यूज होकर अपने भाई से पूछती है कि थियोड को हुआ क्या है। लुकस उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं और वो आराम से खाना जारी रखे। थियोड को पता नहीं होता कि उसके डराने वाली तकनीक काम ही नहीं कर रही, क्योंकि लुकस ने बैटल क्राई एक्टिव रखा हुआ था, जिससे जूलिया की डिफेंस बढ़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद मीना आती है और कहती है कि थियोड का बिना अपनी सिग्नेचर लाइन बोले जाना काफी अजीब था। फिर मीना जूलिया को बधाई देती है और कहती है कि वो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड निकली। जूलिया विनम्रता से जवाब देती है कि वो इतनी दूर अपने टीममेट्स की वजह से पहुंची। मीना फिर पूछती है कि क्या डेरेक और आयोवा गॉडेस मेमोरियल फेस्टिवल के लिए भी काम आएंगे। ये बात लुकस और जूलिया दोनों के लिए नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि गॉडेस मेमोरियल क्या है। मीना समझाती है कि उनका स्कूल क्योटो मैजिक स्कूल और होली मैजिक स्कूल एम्पायर के 3 सबसे बड़े मैजिक स्कूल माने जाते हैं। हर साल इन तीनों स्कूलों से 9 बेहतरीन फ्रेशमैन चुने जाते हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि असली टॉप जीनियस कौन है, क्योंकि जूलिया काफी टैलेंटेड है। मीना को पूरा भरोसा होता है कि जूलिया इसमें हिस्सा लेगी। लुकस ये सुनकर मानता है कि यह काफी दिलचस्प है, लेकिन वो सोचता है कि जूलिया इसमें इंटरेस्टेड होगी या नहीं। कुछ समय बाद लुकस जूलिया से कहता है कि अब वो उसे जगाने नहीं आएगा, क्योंकि वो उसे खुद का ख्याल रखने लायक मानता है। इस बदलाव के पहले ही दिन जूलिया देर से उठती है और क्लास टाइम पर पहुंचने के लिए उसे थंडर डैश यूज करना पड़ता है। रास्ते में वो आयोवा से टकरा जाती है, जो ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहती है कि वो संभल कर चला करे। क्लास पहुंचने पर जूलिया को एहसास होता है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई है। वो सोच ही रही होती है कि अब क्या करे, कि आयोवा ये नोटिस करती है और उसके पास आती है। वो अपनी किताब टेबल पर रख देती है ताकि दोनों साथ पढ़ सके। लाइब्रेरी में भी जब जूलिया की हाथ ऊपर रखी किताब तक नहीं पहुंच पाती, तो आयोवा उसकी मदद कर देती है। जूलिया धन्यवाद कहे उससे पहले ही आयोवा वहां से जा चुकी होती है। बाद में जूलिया लुकस से पूछती है कि आयोवा उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन लुकस कहता है कि ये बात उसे खुद ही समझनी होगी। कुछ समय बाद जूलिया देखती है कि आयोवा एक बूढ़े आदमी को अपनी मैजिक से ट्रिक करते हुए देख रही है, लेकिन क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती, तो वो परेशान दिखती है। जूलिया ये नोटिस करती है और तुरंत अपनी मैजिक से एक चिड़िया बनाकर आयोवा को देती है, लेकिन आयोवा उस चिड़िया को कुचल देती है और अपनी मेंटल मैजिक से लगभग जूलिया को भी कुचल देती है, जिससे जूलिया डर के मारे भाग जाती है। उस रात जूलिया डॉर्म लौटती है और देखती है कि आयोवा पहले से सो रही है, लेकिन उसने एक दिल से लिखा नोट छोड़ा होता है। वो माफी मांगती है और कुकीज छोड़ जाती है, साथ ही कहती है कि वो अगले दिन साथ घूम सकती है। ये देखकर आयोवा मुस्कुराती है और तय करती है कि वो जूलिया के साथ जाएगी। अगले दिन आयोवा तय जगह पर जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन जूलिया देर से आती है। आयोवा शिकायत करने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि जूलिया लुकस को भी साथ लाई है। जूलिया एक्साइटेड होकर बताती है कि लुकस ने प्रॉमिस किया है कि वो बिल भरेगा। आयोवा के चेहरे से साफ दिखता है कि वो लुकस को वहां नहीं चाहती, और लुकस भी ये साफ देख लेता है। जैसे ये काफी नहीं था, वैसे ही उनकी मुलाकात माया से हो जाती है, जो पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जूलिया मौका देखकर माया को भी साथ चलने को कह देती है, और क्योंकि लुकस जा रहा होता है, माया तुरंत मान जाती है। इसके बाद पूरा ग्रुप डेकटाउन की गवर्नमेंट स्ट्रीट की तरफ निकल जाता है, जहां लड़कियां खुशी मना रही होती हैं और लुकस अंदर ही अंदर रो रहा होता है, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट अब बहुत बड़ा झटका खाने वाला है।